सो वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपका होस्ट रहूंगा शैलेंद्र कदरे। और आज हमारे गेस्ट हैं मनप्रीत सिंह, जो कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 2020 मैकेनिकल के पास आउट है। और उन्होंने जो है मैकेनिकल कोर ब्रांच का होते हुए भी जो लॉकडाउन के कठिन पीरियड में भी उन्होंने काफी मेहनत किया और कुछ पाइथन और कुछ सॉफ्टवेयर टॉपिक सीख के उन्होंने काफी अच्छी सैलरी का जो है वो जॉब एक्वायर किया है। तो आज हम सब लोग ये सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि उन्होंने ये सब किस तरह से अचीव किया है। तो मनप्रीत, आज सब हम लोगों को मतलब आज हमारे हीरो और हमारे गेस्ट आज वही है। तो आज हम लोगों को वो अपनी स्टोरी से अवगत कराएंगे आज। तो मनप्रीत, ऑल योर्स। सर, एक तो आप है ना बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर देते हैं। मैं एम्बेरस हो जाता हूँ सर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, पहले अपने बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे रेज्यूमे का फर्स्ट पेज है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि मेरे परसेंटेज इतने अच्छे रहे नहीं है कभी। मतलब ठीक है, एवरेज स्टूडेंट था, बट एक चीज है कि मैंने हमेशा सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया है स्कूल से। क्योंकि मतलब मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था स्कूल कॉलेज टाइम में। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि डिसिप्लिन की डेफिनेशन जो है वो आजकल बहुत चेंज कर रखी है। जो डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है वो एक्चुअल में डिसिप्लिन होता नहीं है। ठीक है, ये तो अपन बात करेंगे, सब उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के तो समझते होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं 10th में था। 10th में मैंने टॉप किया था बस। ठीक है, तो 10th के बाद मेरा स्टार्टिंग से था कि यार इंजीनियरिंग करनी है। सोच के रखा था, मेरे भैया भी इंजीनियर थे। उस टाइम मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। फिर 11th में आया तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। फिजिक्स वही है कि मैथ्स का एक एप्लीकेशन है जो आप रियल लाइफ चीजों पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम। अब आगे स्कोप पता किया तो फिजिक्स का क्या स्कोप था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते तो आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मैकेनिक्स और ये सब जो चीज थी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और है भी। देखा जाए तो आज जो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो हमारी जॉब है बहुत डिफरेंट थिंग हो जाती है। मैकेनिकल में जो जॉब्स है और हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये सोचा हमने कि फिजिक्स है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे स्टार्टिंग से। और जब मैं 11th में आया था तब मेरे भैया जो है वो पास आउट हो चुके थे। तो मार्केट कंडीशन उन्होंने देखी थी, उन्होंने मना किया था कि मैकेनिकल मत लेना। बट हमने सुनी नहीं। हमने बोला कि ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो 12th में भी फिर हम JEE की एग्जाम दिए थे और JEE मेंस क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया। और उस टाइम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट था। ठीक है, मेरे एक भैया है वो इसी कॉलेज से पास आउट है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि यार ये कॉलेज अच्छा है, ये ले लो। वो मेरी हो गई बहुत बड़ी गलती। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। उस टाइम पर एक तो मैकेनिकल ले ली और वो भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, मैकेनिकल थी वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि उस टाइम पर मेडिकेप्स में अगर आपका मेंस क्लियर है तो आपको CS ब्रांच मिल रही थी। ठीक है, बट गवर्नमेंट कॉलेज का टैग देखकर और मैकेनिकल जो मेरा इंटरेस्ट था वो देखकर मैंने ये ब्रांच ले ली। अब इससे मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है। मैं आगे समझाऊंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो अब मैकेनिकल में गए, फिजिक्स के साथ और बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कवर किए थे। थर्मोडायनामिक्स था, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस होता है मैकेनिकल का। ठीक है, तो मजा आने लगा पढ़ने में। तो मेरा एक फ्रेंड है जो सेकेंड ईयर में मेरे साथ में, मतलब फर्स्ट ईयर में था वो स्टार्टिंग से, बट उसको मैकेनिकल में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो सेकेंड ईयर से कोडिंग सीखना चालू हो गया था। ठीक है, हम उसको चिढ़ाते थे क्या कर रहा है मैकेनिकल का होके, एकदम ईगो पे लगता है ना कि यार मैकेनिकल के हैं अपन और ये ऐसे काम कर रहा है। उस टाइम सॉफ्टवेयर फील्ड बिल्कुल कचरा लगती थी, जो कि मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी ये सोचना। ठीक है, तो अब वो सेकेंड ईयर से खेलकर क्लासेस ज्वाइन कर लिया था। बढ़िया कोडिंग करता है, हम उसका हंसी उड़ाते। ठीक है, तो फिर सेकेंड ईयर में एक तो, और एक चीज हो रही है कि अपने कॉलेज में जो है ना क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिविटी का जो एक एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो बहुत कम कर दिया जाता है। वो कैसे मैं बताऊंगा। सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आई थिंक C और C++ का लैब में जाना होता था। ठीक है,
तो जो वहां पर आपको बताया जाता है ना, अभी मेरे टाइम पे 2016-17 में जो बताया जाता था, जो लैब में पढ़ाते थे, वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सीएस से इंटरेस्ट हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ठीक है, जिस टाइप से वो पढ़ाया जाता है। तो बस वही होता था, पीछे जाकर बैठ जाते थे, जो पढ़ाते थे वो हमें समझ में नहीं आता था और हम समझना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो तब से सोच लिया था यार कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने से कुछ मतलब तो होना नहीं है, अपन तो जाएंगे R&D में, मैकेनिकल में। ठीक है, बहुत कठिन होता है वो। तो उस टाइम फिर सोच लिया था चलो डिजाइनिंग करेंगे। मैंने डिजाइनिंग करना स्टार्ट की, ऑटोकैड सीखा, प्रो ई सीखा और सॉलिड वर्क्स पर भी काम किया था। बट बाद में ये भी पता लगा था कि ये होती है ड्राफ्टमैन की जॉब, जिसमें आपको ऑटोकैड स्टार्टिंग में जो मैकेनिकल में मिलती है, ड्राफ्ट एज अ ड्राफ्टमैन आपको जॉब मिलती है जिसमें आपको ऑटोकैड और ये सब यूज करना होता है। और उसकी भी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 20-25-20 हजार कुछ होती होगी। ठीक है, और ग्रोथ बहुत मुश्किल होती है मैकेनिकल में, ये बात है। आपको एक कंपनी में रहना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद में कुछ आपको आता है। और अभी देखा जाए तो सैटरडे संडे भी आपको वहाँ जॉब करना पड़ता है। सैटरडे तो चलो वर्किंग रहता है, संडे ऑफ रहता है, फिर भी वो बुलाते हैं। मेरे भैया मैकेनिकल के, उन्होंने जॉब की है संडे को भी। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया उस टाइम। अब कुछ पता है ना स्टूडेंट का माइंड कैसा रहता है। तो ये था कि नहीं, कोडिंग में तो यार बिल्कुल भी नहीं जाना, खत्म है ये चीज। फिर थर्ड ईयर में गए तो सच्चाई का सामना थोड़ा थोड़ा हुआ कि यार जॉब नहीं है। सीनियर्स को देखा कि यार कितना स्ट्रगल कर रहे, गेट कर रहे, 2 बार गेट दे रहे, तीसरी बार भी गेट दी कुछ सीनियर्स ने। और मैकेनिकल में सबसे ज्यादा कंपटीशन मैकेनिकल में ये गेट का, अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर आपको पीएसयू के लिए 80-85 से अब, सॉरी सर अजय। नहीं नहीं, गो एट, कोई बैकग्राउंड, किसी से बैकग्राउंड नॉइस तो गो एट। तो वही है कि 80-85 से ऊपर लाओ तब जाकर आपको पीएसयू में जॉब मिलेगी। उसके बाद भी इंटरव्यू में सिलेक्ट होना नहीं होना वो भी एक चैलेंज है। ठीक है, तो उस टाइम देखते थे तो यार 12 लाख 13 लाख गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज लगती थी ये, जो कि है भी पीएसयू के लिए। बट उस टाइम भी ये सच्चाई से सामना नहीं हुआ था कि हम यहाँ पर 60 बच्चे हैं, अगर 40 बच्चे भी गेट के लिए प्रिपेयर करते तो एक एक टर्म में मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होंगे जो उसके लिए एलिजिबल बाद में जाकर होंगे। ये भी हमने सोचा नहीं था, भिड़ गए थे। तो बहुत लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जो गेट के लिए भिड़ गए थे। मेरा तो चलो बाद में मैं थोड़ा गेट में दिमाग लगाया था, वो भी तीसरी गलती थी मेरी। ठीक है, तो अब गेट देकर देखी यार, समझ में आया कि 5-6 महीने की पढ़ाई से तो कुछ होना नहीं है। लोग यहाँ पर 2-2 साल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर से कुछ फ्रेंड्स मेरी कोचिंग स्टार्ट कर दिए थे मेड इजी पर, और अभी वापस दे रहे हैं वो। ठीक है, पास आउट होने के बाद भी वो अब गेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि गेट में कुछ होगा। ठीक है, एक क्या बात होती है कि कॉलेज का माहौल क्या रहता है, यार ये फ्रेंड है, ये गेट कर रहा है, चलो अपन भी गेट करते हैं। पता नहीं है कुछ होना क्या है क्या नहीं, सच्चाई से बहुत दूर होते उस टाइम पर अपन। लेकिन वही कि कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो चल दिया जाता है। तो ये, और ये एक गलती होती है कि अपन रोड मैप नहीं बनाते कि अपन को करना क्या है। ठीक है, और कंपटीशन बढ़ता गया, फिर भी अब कुछ ऑप्शन तो है नहीं, गेट के लिए पढ़ाई चालू कर दी। 10-12 हजार की जॉब किसी को करना नहीं है, और सही भी क्यों करेगा आदमी? 12 घंटे 12 हजार की जॉब के लिए थोड़ी ना अपना देगा, वो भी वीक के 7 दिन। तो ऑप्शन यही दिखा कि यार गेट करते। उस टाइम मुझे पता नहीं कि 1-2 लोग थे जो कोडिंग कर रहे थे, बाकी लोगों के माइंड में ये कोडिंग आई नहीं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में ये रियलाइज नहीं होता है कि कोडिंग बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, पता नहीं क्यों, हो सकता है अपने कॉलेज में जिस टाइप से कोडिंग पढ़ाई जाती है, सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता था उस टाइम, तो वहीं से बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब मैं बोलूंगा कि ये होता है, जैसा मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, फिर हुआ यार थर्ड ईयर आ गया, गेट में देखा तो यार कुछ दाल नहीं गली। फिर मैंने क्या किया था, मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक था। ठीक है, और वो अच्छी फील्ड है, देखा जाए तो डिजाइनिंग बहुत अच्छी फील्ड है। मैंने सोच लिया था कि यार मैं तो इसमें मास्टर्स करूंगा, एमडेस। ये वो ऑटोकेड और कंप्यूटर डिजाइन नहीं होता है, ये मैनुअल स्केचिंग और बाकी सब चीजों में आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स और ये सब मैटर करता है। तो एक एग्जाम होती है सीड,
जिसमें आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, मेनली एस्थेटिक्स पे फोकस ज्यादा होता है इसमें। तो वो देखी, मैंने इंटर्नशिप भी करी थी डिजाइनिंग में, तो मैंने सोचा ठीक है वही किया जाएगा। अब लॉकडाउन लगा, उसकी एग्जाम होती है जनवरी दिसंबर में, लॉकडाउन अपना लगा था मार्च में। तो था कि यार इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, बस आपको स्केचिंग पर ध्यान देना है। तो मैंने सोचा ठीक है अब वो किया जाएगा। और साथ में ये चीज कहीं पर पढ़ी थी या कुछ हुआ था कि अभी जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसकी जो उसके लिए जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है, ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर जिसको बोला जाता है, उसे पाइथन भी आती है, मैटलैब वगैरह आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो थोड़ा सा मैकेनिकल वाले आप स्विच कर रहे हैं, जो कि अब जरूरत बन चुकी है, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, अब देखने में तो लगा है इतना खराब एक्सपीरियंस है, बट मेरा फ्रेंड जो था, जो कोडिंग कर रहा था, वो तब तक जॉब पा चुका हुआ था। 6 लाख का उसका पैकेज लगा था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब किसी के हाथ में कुछ जॉब नहीं थी। और मैकेनिकल में तो लोगों को निकाला जा रहा था उस टाइम पर, ठीक है। तब एकदम लगा यार 6 लाख रुपए, मतलब एकदम देखकर लगा कि यार ये मिल जाए तो क्या नहीं, सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो अब उससे मैंने बात की, उसने बोला कि यार पाइथन सीखना स्टार्ट कर दे। मैंने बोला सी सी प्लस प्लस का नॉलेज नहीं, मुझे जावा भी नहीं आती। बोले कोई बात नहीं, पाइथन डायरेक्ट सीख लो, सही है, आ जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी सी सी प्लस प्लस की। आपको कोर नॉलेज चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सीखो, बट अगर आप जॉब पाने के लिए या आपके पास कम टाइम है तो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दी, कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स ढूंढे पाइथन के। तो फिर स्टार्ट करी, कुछ 5 लेक्चर हुए, 10 लेक्चर हुए, उसके बाद इंटरेस्ट आने लग गया यार, ये जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज हो रही है, मैथ यूज हो रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, जैसा सोचा था उससे अलग है बिल्कुल। मैकेनिकल में भी इतना नहीं हुआ था, पढ़ने में भी नहीं हुआ था देखा जाए तो इंटरेस्ट आने लग गया। फिर एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है। तो यार वो पढ़ा, वो बहुत जरूरी होता है। आप इंटरव्यू अगर आप देने जाओगे तो फर्स्ट थिंग वो यही पूछा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपका कैसा है, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, बहुत मजा आने लग गया, ठीक है। फिर मेरी प्रायोरिटी पे अब सबसे पहले कोडिंग आ चुकी थी। स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसमें जॉब करूंगा, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मैंने सोचा यार जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, बट उस टाइम मैंने मेहनत करी थी। 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ा हूँ मैं मार्च अप्रैल में। तो मेरी जॉब लगी दिसंबर में, और उसका भी एक रीजन है कि इतना टाइम क्यों हुआ। इतना टाइम लगता नहीं है देखा जाए तो, बट मैं ना इनकंसिस्टेंट था थोड़ा। मतलब मैं यार 1 महीना पढ़ लिया, उसके बाद कुछ हुआ तो छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया। तो ये जो लय टूटती है ना, ये आपको एक वीक पीछे कर जाती है, भले से आपके 3 दिन के लिए लय टूटे, ठीक है। सब मैथ है वो तो फिर पसंद आने लगा। रात को बैठता था मैं, 11 बजे बैठता था तो 2-3 बजे तक वो पढ़ता था, बढ़िया एकदम अच्छा चलने लगा, ठीक है। फिर मेरा वो बन गया था, मेरा फ्लो बन चुका था कि अब यार ठीक है, जॉब दिख रही है मुझे, अच्छा है। और फिर मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दिया। फिर ये चीज मैंने खत्म करी कि यार अब मतलब मैंने इतने क्वेश्चंस का सॉल्व कर लिए कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है। फिर अब आती है बारी टूल्स की, टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ अलग लैंग्वेजेस भी होती है, ऑल स्किल्स होती है, और टूल्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सीखना चालू किया, और वो इतना टाइम लेते नहीं है देखा जाए तो। मतलब मेनली आपकी पाइथन आती है ना अगर आपको, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर दिसंबर नवंबर में मैंने अप्लाई करना चालू किया था, एकदम मास में अप्लाई करता था, जो कंपनी दिखती थी अप्लाई करता जाता था। उसमें भी वो भी एक अपना स्ट्रगल फेस है, अप्लाई करना भी, कि उसमें भी आपको गिव अप नहीं करना है। मतलब आपने एक सोच के रखा है कि यार ये स्टैंडर्ड है, इतना मुझे पैकेज चाहिए, उसके नीचे भी पैकेज मिलेंगे, बट वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि लेना है या नहीं लेना है, कंपनी किस टाइप की है, जॉब रोल क्या है, वो भी एक अपना फेस होता है, वो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया यार। दिसंबर में मुझे एक कंपनी से कॉल आया, मतलब नवंबर के एंड में, कि आपका रेज्यूमे अच्छा लगा, ठीक है। एक टास्क दिया उन्होंने डेटा स्क्रैपिंग का, ठीक है, ये कुछ भी कॉल नॉलेज। कहाँ से आया आपको? एक सर कॉल था, प्रो वकील नाम का स्टार्टअप था, एंजल लिस्ट पे मैंने अप्लाई करा था। कौन सी सिटी में, कौन सी सिटी में?
दिल्ली से था बट वर्क फ्रॉम होम अप्लाई कर रहे, वर्क फ्रॉम होम दे रहे थे वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अच्छा, उस टाइम कोविड अच्छा, सिचुएशन थी। अच्छा, बट इन दी एंड मुझे दिल्ली जाना ही पड़ता, ठीक है। अच्छा। तो अब उनका था कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन थी 5 to 6 लाख पर एनम मुझे लगेगा, ठीक है। उन्होंने जो असाइनमेंट दिया था वो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से उनको करके दिया था, और जैसा उनको चाहिए था वही करके दिया था। वो खुश हो गए। तो ये आपको असाइनमेंट घर बैठ के करना था कि सब घर वहां बैठ के जाके सर, उनके सामने करना नहीं सब सारा कुछ घर बैठ के। था? अच्छा। हाँ सर, वो भी मैं उस पे आऊंगा कि असाइनमेंट वो ऐसा क्यों देते हैं। उन्होंने दे दिया था कि आपको जो यूज करना हो, जहां से अब सीखना हो सब सीख। मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको हाँ जी मनप्रीत बिल्कुल सिंह सर। जी रोकना चाहूंगा और आपके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे मनप्रीत सिंह जी ने बोला कि उन्होंने मतलब कंप्यूटर्स के साथ साथ जो है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम नाम के जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं वो भी पढ़े। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जो है ये दो अलग अलग कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो कि मतलब हमारे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत काम में आते हैं। तो अगर हम सिर्फ पाइथन सीखते हैं या फिर सिर्फ मशीन लर्निंग सीखते हैं तो हम जो है डाटा साइंटिस्ट बनते हैं, जो थोड़ा टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स की तरफ रोल होता है। पर हम मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहें अगर, जिसमें कि हमारी डिमांड भी, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड्स भी ज्यादा होती है और जो है उसमें सैलरी भी ज्यादा मिलती है। तो आप में से बहुत से लोग जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। 20% जो जॉब होता है वो डाटा साइंस या थोड़ा इससे डाटा मॉडलिंग से रिलेटेड होता है, 20%। और 80% जो उसका जॉब होता है उसके आसपास आपको एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलप करके पूरा एप्लीकेशन एंड टू एंड बना के देना पड़ता है। तो जब आप वेब एप्लीकेशन बना के देते हैं तो उसकी एक बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि वो बहुत फास्ट चलना चाहिए। उसका टर्न अराउंड टाइम, जैसे आप क्लिक दबाओ तो विद इन 1 or 2 सेकंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आ जाए। तो आपका उसके पीछे जो डाटा स्ट्रक्चर का जो एल्गोरिदम आपने डेवलप किया मशीन लर्निंग का, या जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज किया है, जो भी आपने जनरल एल्गोरिदम यूज किया है कोडिंग के लिए, तो वो फास्ट चलने वाला होना चाहिए। तो ये मशीन लर्निंग की प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए जो मनप्रीत सिंह जी ने किया है कि मतलब इन्होंने मशीन डाटा स्ट्रक्चर और मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम नाम के 2 सब्जेक्ट पढ़े। तो ये भी मैं मतलब रिकमेंड करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो भी मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल में एस्पायर करना चाहते हैं तो उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे भी थोड़ा ध्यान दें और कोडिंग पे भी थोड़ा ध्यान दें, एक्सेप्ट डाटा साइंस और मॉडलिंग जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है मनप्रीत, मनप्रीत सिंह जी, ऑल योर्स। हाँ तो बिल्कुल बहुत मतलब ये बात तो बहुत सब बिल्कुल एक्चुअल कंपनी में जो एक्सपीरियंस है बताइए सर ने कि होता ही है, ठीक है। अल्गोरिदम्स यहाँ यूज होती है, डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको डेवलपमेंट में भी काम आएगा। अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, मेनली बैकएंड में जा रहे हो, वो लगभग हर जगह काम आता है। और मेरा मेन रीजन ये नहीं था कि यार कंपनी में काम आएगा। मेरा मेन रीजन ये था कि इंटरव्यू में वो लोग पूछते हैं, वो लोग क्वेश्चंस देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करते हैं। और मेनली मेरा ये था कि मैंने लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीख के। उसमें क्या होता है, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जिसके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है, ठीक है। एल्गोरिदम्स दी जाती है लीड कोड पर, और हैकर कोड शेफ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो वो एक मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। तो इंटरव्यू पर तो मतलब इंटरव्यू में तो यूज होता ही है, साथ ही साथ आप अगर कंपनी में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी टास्क कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको वहां पर यूज होगी ही। अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए, आपका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग से होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो लेबर भी करता है, ठीक है। मैकेनिकल में है मेहनत खूब होती है, बट जहां पर ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा लगती है, जहां पर आपको ट्रबल शूट करना होता है, जहां पर आपको अपना दिमाग का यूज करना होता है, वहां पर आपको पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। गूगल है, और फैंग है जो कंपनी, अमेजोन, ये सब है, ठीक है। यहाँ पर यही होता है ना, यहाँ पर क्यों आपको इतना ज्यादा पैसा देते हैं। आपको अगर मतलब एक लैंग्वेज भी आती हो तो भी वो आपको ले लेते हैं, बट वो यही देखते हैं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कैसा, एल्गोरिदम कैसा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। तो ये सबसे मेन है, सबसे ज्यादा मैं अगली अपनी स्लाइड में बताऊंगा ये सब चीजें भी, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मुझे कॉल आया, उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था वेब स्क्रैपिंग का, ठीक है। कि एक उन्होंने लिंक दे दी है, यहाँ से कुछ डेटा है, तो HTML CSS का भी उसमें बहुत सारा पार्ट था, तो वो आपको
डाउनलोड करना है, ठीक है। उनके पास 2 जॉब अवेलेबल थी, बैक एंड और डेटा इंजीनियर की, ठीक है। डेटा इंजीनियर में वो सैलरी कम दे रहे थे, बैक एंड में अच्छी 5.6 लाख का पैकेज था, 6 लाख कुछ समथिंग का। तो मैंने उनका असाइनमेंट तो बिल्कुल बैक एंड ही था मेनली, तो वो अच्छे से करके दिया था। बट एक दिक्कत थी कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। ये बहुत बड़ी मैंने ब्लंडर किया था कि मैंने उस टाइम कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं, ठीक है। तो उन्होंने उनका कहना भी सही था कि देखो ये ना तो आप सीएस के हो, ना आपको कोई इंटर्नशिप करी है आपने, ना वर्किंग एक्सपीरियंस है, ना ही आपके पास कोई प्रोजेक्ट है। तो भले से आपकी स्किल है, आपको नॉलेज अच्छा है, बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके लिए हम आपको बैकएंड वाली जॉब नहीं दे सकते। जो 6 लाख का पैकेज था वो हम नहीं दे पाएंगे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 3.6 से। 6 महीने बाद अगर आप हमें केपेबल लगे तो आपको हम ऐसे 6 में स्विच कर देंगे, ठीक है। तो पहली जॉब थी, मैंने खूब सोचा उसके बारे में कि यार करना चाहिए नहीं, बट मुझे चाहिए था ज्यादा, कुछ अच्छा चाहिए था, और मेहनत तो मैंने करी थी। प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी है जो ये देखकर भी लेती है, ठीक है। और मेनली वो स्टार्टअप था, तो हो सकता है कि वो निगोशिएट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और वो देना नहीं चाहते थे या दे नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये मेरी एक वीक पॉइंट पकड़ लिया था कि इसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं निगोशिएट करने लायक था भी नहीं उस टाइम, ठीक है। मैंने हाँ बोल दी थी कंपनी के लिए। फिर उसी बीच अप्लाई करना बंद नहीं किया था मैंने। तो ज्वाइनिंग के पहले ही मुझे एक और कंपनी है सर्च ब्लॉग्स, जहाँ से कॉल आता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इंटरव्यू शेड्यूल होता है, ठीक है, मैंने कर दिया। अब तो ये कहाँ की कंपनी थी? ये यूएसए की कंपनी है सर, जहाँ पर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब बैंगलोर बेस्ड कंपनी। नो सर, बैंगलोर नहीं है वो सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये जो मेरी थी ना, ये यूएसए की कंपनी थी। अच्छा हाँ सर, वो आपने बैंगलोर लिखा था तो मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम पर करेक्ट कर दूंगा। अच्छा अच्छा। ये ये जो कंपनी है ये यूएसए की है और ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। इंडिया में ऑफिस ही नहीं है इसका। तो ये और अच्छी बात है देखा जाए तो, कि आपका जो भी पैसा आता है वो बचेगा ना, आपको लिविंग एक्सपेंस में खर्च करना है ना, खाना भी, और सब घर पे ही हो रहा है। तो बहुत अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से, क्योंकि बट लोग चाहते हैं बाहर निकलना, एक्सप्लोर करना, और वो भी जरूरी है। मतलब बैंगलोर में जाना, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है वहां पर, बट मेरे लिए ये जॉब अच्छी है, मैं घर पे बैठ कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग होता है सबके लिए। तो इन्होंने बोला कि यार हम इतना इतना पैकेज देंगे, ज्यादा था खूब, लगा अच्छा है, ठीक है। इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में इन्होंने क्या किया, जो मैंने बताया था कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तो उन्होंने इसके लिए इससे ही पूछा। उन्होंने खुद का असाइनमेंट नहीं दिया, उन्होंने ये पूछा कि आपने कैसे किया, क्या किया। मैंने उनको बता दिया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे किया है। फिर उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से भी कुछ पूछा था। मतलब इतना टफ इंटरव्यू नहीं था। और जो अभी मेरे वीपी है उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और काफी अच्छा आदमी है, काफी मतलब बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है मेरी कंपनी में, ठीक है। मेरा लक भी अच्छा था जो मुझे यहाँ से कॉल आ गया, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर ली। अब काम भी बहुत अच्छा है, और ये भी मेरा लग था कि मुझे, मैं क्या था, मैं ओपन टू ऑल फील्ड था, ठीक है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, वेब में जाना है, बैकएंड में जाना है, फुल स्टैक में जाना है। मेरा कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं था। इन दी एंड मुझे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना था। बट ये एक मिथ होता है कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना है तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ वही आना चाहिए, या वो उस पर ही ज्यादा फोकस करो। आपको ओपन टू ऑल रहना है। बाद में बहुत सारे चांस मिलते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर फील्ड का ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी भी खूब है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सोर्सेज भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं ओपन टू ऑल था कि यार जो भी मिलेगा ना मैं ले लूंगा, ठीक है। तो अब मैं लकी था कि मुझे यहाँ पर डेटा का रोल मिला है, डेटा फील्ड का रोल मिला है। डेटा एमएल टीम में मैं हूँ अभी। 4 लोगों की टीम है हमारी, जहाँ पर पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड काम होता है। डेटा फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन, लोडिंग, जो ईटीएल पाइपलाइन होती है, पूरा उस पर एंड टू एंड काम होता है। डिप्लॉयमेंट पर भी आते हैं, डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ता है। तो इसमें मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ? कि आगे कभी भी, ये भी एक मिथ है कि आपको एक कंपनी जल्दी जल्दी स्विच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैंने बताया, मेरा फ्रेंड है जो 6 लाख रुपए उसका मई में लगा था, ठीक है। एक कंपनी में उसने काम किया, 6-7 महीने बाद उसको दूसरी कंपनी से ऑफर आया, और वो अप्लाई कर भी रहा था, सीख भी रहा था। उसी टाइम उसने 8 लाख रुपए में स्विच कर लिया था, ठीक है।
फिर भी वो अप्लाई करता गया, ठीक है, क्योंकि उसे पता था उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। 3 महीने हुए थे उसको, उसका ग्रो कंपनी में वो हो गया, इंटरव्यू हुआ, उसने इंटरव्यू निकाला, 3 महीने 8 लाख वाली जॉब की, अब वो 20 lakhs पर एनम के पैकेज पर है, ठीक है। तो स्विच करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब अभी एक नया रूल बना है कि आप अगर किसी कंपनी में 2 साल से ज्यादा हो तो आप वहां पर कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब ये 2 साल से ज्यादा रुकना नहीं किसी कंपनी में, ये हमेशा याद रखना। और 2 साल फिर भी ज्यादा बोला है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत जल्दी स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो आपको इंक्रीमेंट देते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको स्विच में मिल जाता है, ठीक वो है। एक बात तो आपकी सही है, पर मैं ये बोलूंगा कि मतलब शुरू के 2 एक साल तो आप अच्छा स्विच कर सकते हैं, पर अगर आप बहुत ज्यादा जॉब स्विपिंग या जॉब हॉपिंग इसको बोलते हैं, ज्यादा स्विच करने को जॉब हॉपिंग बोलते हैं, तो जितना ज्यादा आप करते हैं तो फिर आपको है ना बड़ी कंपनी देख के बोलती है यार ये एवरेज तो 6 महीना ये कंपनी में काम किया है, तो फिर वो आपको अनस्टेबल मानते हैं, फिर आपको उतना अच्छा जॉब देते नहीं है। इसलिए 2 3 कंपनियां स्विच करके एक ठीक ठाक सैलरी ले लो, और उसके बाद एक अच्छी कंपनी पकड़ के जो है उसमें 3 महीना 3 साल जो है कम से कम आप 2 3 साल कम से कम काम करो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इसको अगर अच्छी कंपनी मिलती है तो ये स्टेबिली इसके पास स्टेबिलिटी नाम की भी कोई चीज है। बिल्कुल। तो ये बताना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। हाँ, सही है सर, मतलब फ्रेशर अगर आप हो तो ठीक है, स्विच कर सकते हैं, बट वही है कि स्टार्टिंग के मतलब एज अ फ्रेशर उसने 2 कंपनी में स्विच किया था, तो उन्होंने एज अ फ्रेशर ही लिया, वर्क एक्सपीरियंस उसका काउंट नहीं हुआ था, जो 6 महीने का था ना, वो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था कि यार ठीक है, फ्रेशर ही हम एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करेंगे, रोल भी उसको छोटा मिला था। तो सर ने सही बोला कि एक कंपनी अगर आपने देख ली है कि यहाँ पर यार स्टेबल हो, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो 2 साल तो मिनिमम, मतलब वहां पर रुकना, वो आगे की बात है। और जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, देखो अब लोगों का क्या रहता है कि कुछ लोग मतलब एक जो होता है कि मुझे यार परमानेंट जॉब ही करना है, ठीक है। कुछ होता है कि यार मुझे बिजनेस करना है, बाद में मैं कुछ खोलूंगा, कुछ होता है कि यार नॉन टेक बिजनेस में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेन गोल क्या है, वो सबसे पहले बनाकर रखना कि मुझे करना क्या है इन दी एंड, ठीक है। लोग अब मेरा ऐसा नहीं है, लोगों का होगा कि वो समझदारी भी है कि आप जॉब पे रहो, जॉब पे स्टिक रहो, क्योंकि बिजनेस फेल होते हैं, बट मुझे क्या है, आखिरी में बिजनेस ही करना है जाकर। तो इसलिए मैं इतना जॉब के लिए सोचता नहीं हूँ, ठीक है, मैं कुछ साल जॉब करूंगा, उसके बाद खुद का कुछ खोलूंगा, वो भी मैं बताऊंगा आगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा मनप्रीत जी, मैं यहाँ आपको हाँ जी सर। आपको मतलब आपको जॉब मिल गया, अच्छी कंपनी में मिल गया, जी। घर से काम करने को मिला, अच्छा काम मिला, अच्छी टीम मिली, जो कि मतलब थोड़ा आपका लक है और उससे लक से ज्यादा आपकी मेहनत है। हाँ जी। तो मतलब बिल्कुल। उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं, मतलब मैं बोलूंगा ये चीज। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके रिज्यूमे में या आपके आपके अप्लाई करने में क्या ऐसी विशेषता थी जो आपको 6 महीने के अंदर इस तरह के 3 4 जॉब इंटरव्यू के ऑफर मिल गए ना? तो मैं देखता हूँ कि जो फ्रेशर लड़के होते हैं वो अप्लाई करते ही रहते हैं, पर मतलब उनमें से काफी लोगों को इंटरव्यू कॉल ही नहीं आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आपके रिज्यूमे में, आपके अप्लाई करने में, या आपका जो आप कंपनी टारगेट कर रहे थे अप्लाई करने की, उसमें ऐसी क्या विशेषता थी कि आपको मतलब इतने कम समय में इतने ज्यादा इंटरव्यू ऑफर जो है आपको मिल गए? तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ताकि हमारे जो फ्रेशर्स अभी अटेंड कर रहे हैं वो भी मतलब कुछ उससे बेनिफिट उठा सकें। जी सर। तो ऐसा है कि मेरे रेज्यूमे में कुछ अच्छा था नहीं, इसलिए मुझे जॉब लेट मिली, क्योंकि मैं अप्लाई करता था मास में, ठीक है। मैंने अप्लाई करना भी एक बहुत अच्छी स्किल होती है, जो कि मैं क्या करता था, मैं देखता था कंपनी, ऐसा भी टाइम आया था कि मैं दिन में 20 से 30 कंपनी में अप्लाई करता था, और मैं नाम भी नहीं देखता था कि यार कौन सी कंपनी क्या है, मेरा जॉब रोल अच्छा दिख रहा है, फ्रेशर के लिए है, मैं अप्लाई कर देता था। तो वो क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे पास रिज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है। इस कारण से मुझे शॉर्टलिस्ट होने में दिक्कत हुई थी। और सर्टिफिकेट तो खैर मिथ होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एक मिथ है, ठीक है। कंपनी, अगर आप कंपनी में जाओगे आपको पता लगेगा कि नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट से। और कोर्सेरा और ये सब का जो मतलब न्यू हायरिंग होती है, या कोई नया अभी मतलब अपडेटेड कंपनी है, तो वो नहीं देखते, उनको पता रहता है कि यार ठीक है, कोर्स तो ऐसे भी खत्म किए जा सकते हैं बिना पढ़े भी, तो सर्टिफिकेट को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं। तो मैंने सर्टिफिकेट, मेरे पास एक भी नहीं, एक भी स्किल का सर्टिफिकेट मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। और मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रेज्यूमे में मेरे था कि
स्किल मैंने बहुत सारी ले ली थी, ठीक है। मैंने पाइथन सीख ली थी, डीएस अल्गो सीख लिया था, एचटीएमएल सीएसएस, जावास्क्रिप्ट भी मुझे आती थी, और ये तो हो गया चलो डेवलपमेंट के लिए। एसक्यूएल मुझे आता था, पांडास नंपाई पे काम करना आता था, मैटप्लोट्लिब का भी बेसिक नॉलेज था। मतलब बेसिक बेसिक मुझे बहुत सारे टूल्स सीख लिए थे, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, टूल्स आप बाद में सीख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पर, ठीक है। मुझे ज्यादा इंटरव्यू कॉल इसीलिए नहीं आया कि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं मैकेनिकल का था। तो ये बात एकदम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि अगर आप दूसरी ब्रांच के हो तो आपको प्रेफरेंस, मतलब आपके रेज्यूमे को प्रेफरेंस कम दिया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, डरने वाली बात नहीं है, होगा। और अच्छा होगा, अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करती नहीं है, बट बहुत सारी कंपनी जो करती है, तो ये एक बात ध्यान में रखी जाए कि आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन मैंने ये चीज सोची थी कि मेरा फ्रेंड ने मुझे, उसने मुझे बताया था कि यार शॉर्टलिस्ट होने में बहुत दिक्कत आती है, अप्लाई करते जा, होता जाएगा, बट कॉल कम मिलेंगे, लेकिन कॉल जाने मत देना। इसके लिए ऐसे प्रिपेयर्ड रहना कि तुझे कोई भी कंपनी, मैंने आज 3 इंटरव्यू दिए हैं और तीनों में मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक, अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आप उसे जाने ना दो, उसे ग्रैब करो। इतने स्किल्ड आप होने चाहिए, इतने आप कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, इतना आपको आना भी चाहिए कि कोई भी जॉब के लिए आता है यार, कि बहुत मुश्किल से कॉल मिलते हैं, बहुत मुश्किल से इंटरव्यू मिलते हैं, बट आपको उसे जाने नहीं देना है। तो इसके लिए पहले प्रिपेयर्ड रहो, उसके बाद अप्लाई करना चालू करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है, कंपनीज बहुत है, बट इंटरव्यू कम मिला जाता है। अगर आप मेनली दूसरी ब्रांच के हो तो प्रिपेयर रहना कि यार जब आप अप्लाई कर रहे हो तो जॉब लगी जानी चाहिए, इतना मुझे आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी जॉब लगने तक की। अब आगे मैं देख रहा हूँ कि सीखता तो जाता हूँ, सीखना कभी बंद नहीं किया है। जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए उस दिन आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो अब आगे करूंगा स्विच, अच्छी कंपनी कुछ मिले, कुछ पैकेज अच्छा मिले तो स्विच करूंगा, ठीक है। तो ये तो थी मेरी अभी तक की जर्नी। अब इससे सीखने लायक चीजें क्या थी मनप्रीत जी, मैं आपको इस लॉजिकल पॉइंट पे मैं आपको एक मिनट मतलब रोकना चाहूंगा। तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मनप्रीत जी सिंह जी का जो जॉब लगने का सबसे बड़ा रीजन था वो उनका नॉलेज था। और उन्होंने डिफरेंट तरह के जो पैकेज थे, जैसे जावास्क्रिप्ट है या फिर जो थोड़ा मतलब पाइथन है, या इसके आसपास की जो डेवलपर के लिए जो स्किल लगते हैं, जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो ये यही चीजें अगर आपको आती है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और पाइथन, तो ये चीजें अगर आपको आती है तो आप एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जो आप ऐप देखते हो ना शुरू में, एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, जिसमें आपका जो यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड भी आ जाता है, बैकएंड डेवलपमेंट भी आ जाता है, और जो है आपका मतलब फ्रंट एंड वैलिडेशन वगैरह आप सब जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। तो उन्होंने मतलब ये मनप्रीत सिंह ने जो मतलब अपना ध्यान लगाया वो एंड टू एंड स्किल लेने पे ध्यान लगाया। मतलब पूरा डेवलपमेंट के स्किल की तरफ उन्होंने अपना ध्यान लगाया। और इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान लगाया दो सब्जेक्ट्स में, जो कि पाइथन और अल्गोरिदम्स है, अल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर और जी जी पाइथन पे इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अपना जो सबसे ज्यादा समय और ध्यान इन्होंने अपना अल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन पे दिया। तो ये चीजें ध्यान रखने की। और बाकी चीजें जैसे एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट होती है या सीएसएस होती है, तो एचटीएमएल और सीएसएस तो मेरे 12 साल के बेटे को भी आती है, उसने एक हफ्ते में सीख लिया है, अपने आप ही सीख लिया। तो ये HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह तो आप 15-20 दिन एक महीना में कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा टाइम आपको लगेगा पाइथन में, और जो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है इसमें अपना नॉलेज बढ़ाने में लगेगा। और जैसे कि मनप्रीत सिंह बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपके पास ज्यादा इंटरव्यू कॉल आए। परंतु अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है और आपको नॉलेज अच्छा है, तो आपको मतलब कोई ऐसा रास्ता रोकने वाला नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। ये ऐसा रहता है मतलब। ओके, ओवर टू यू मनप्रीत। हाँ। तो ये तो चलो मेरी अभी तक की जर्नी हो गई, ठीक है। अब इससे सीखने के लिए क्या था वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये था, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, ये जितनी सारी पॉइंट्स है ये मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने लिखे हैं। और भी पॉइंट्स है, और भी आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि इतना बड़ा वो कर पाऊँ, अभी इस पोजीशन पर भी नहीं हूँ। बट ये मेरी पर्सनल जर्नी है जिसके बारे में मैंने ये समराइज किए पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि लर्न टू एडाप्ट, ठीक है। क्या हुआ था, अब जैसे मैं मैकेनिकल में था, लेकिन दिखी रिक्वायरमेंट की यार सॉफ्टवेयर में
बहुत अच्छा स्कोप है। पसंद भी नहीं था मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था मेनली ये बातें। बट बाद में समझ में आता है इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढलना पड़ेगा, जो मार्केट है उसके हिसाब से, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको ढलना ही पड़ेगा। अडॉप्ट करना अगर आपने सीख लिया, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है? एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो अडॉप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आती है, जो भी नई रिक्वायरमेंट है यार, ये है अभी मार्केट में इसका बूम है। अभी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत तगड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में। मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, पूरा इस पर ही होने वाला है सब कुछ। और पैसा भी सबसे ज्यादा भी यही दे दे। तो वही है कि अडॉप्ट करना सीखो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक मत रखो माइंड में कि मुझे नहीं यही करना है यार और दूसरा नहीं करूंगा। एक गोल होना चाहिए, गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। बट रास्ते जो है और कैसे पाना है और सिचुएशन के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना आना चाहिए। ये एक बैलेंस होता है जो आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है? गोल सेट करो और आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, वो भी एक पॉइंट है कि यार ये कर लिया, अब ठीक है अब ये कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है ये कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी मतलब आप एक सर्कल में घूमते रहोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए हमेशा लीनियर डायरेक्शन में ग्रो करे, लीनियर डायरेक्शन में मूव करे। बट हाँ, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी रहे, ठीक है? तो ये चीज मैंने रखी है कि इंटरेस्ट भी नहीं था, ना कोई सोचा था, ना कभी कुछ था कि सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। बट अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो इसीलिए हूँ कि मैं फ्लेक्सिबल रहा, ठीक है? कुछ बैरियर हटा दिए थे मेरे मेरे माइंड से कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? दूसरा है नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है? जिस दिन आपने लर्न करना सीख दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी पूरी तरह से। जिस दिन आपने लर्न करना रोक दिया, ठीक है? कभी भी सीखना ना छोड़े, भले से आप 6 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, सीखना ना छोड़े। जो भी आ रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सीखे, उसका नॉलेज ले, क्योंकि अपडेटेड होना इस फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है अभी अगर देखा जाए तो, ठीक है? स्ट्रेस जो होता है वो प्रोडक्टिविटी कम करती है। ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप अगर लोड लेकर पढ़ेंगे कि यार जॉब नहीं लग रही है या जॉब चाहिए या यार टेंशन है, ये है वो है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप जो काम एक दिन में कर सकते हो वो आपको 3 दिन लगेंगे करने में, ठीक है? तो कभी भी माइंड को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखना है, कभी भी स्ट्रेस लेना नहीं है, कभी भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी होगा आगे अपन खुद से इतना केपेबल बनना है कि टैकल करे, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। ये मेन पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं क्या करता ना, मेरा तरीका बताता हूँ। मैं हॉल में आ जाता था, रात को 11 बजे मैं बैठता था पढ़ने, ठीक है? साथ में यूट्यूब पर गाने लगा लिया करता था, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या मैथ तो आपको मतलब इतना डिस्टर्ब होता नहीं है गाने सुनते सुनते भी। तो मैं गाने लगा लिया करता था। म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे, मेरी गिटार और सिंथ बजाता हूँ मैं, मेरी हॉबी है। तो साथ में वो चलता था। और माइंड को एकदम फ्री रखकर, कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी लोड नहीं। रात के टाइम पे मिलने आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि रात में पढ़ने की आदत डाले। तो ऐसे मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाता था, मुझे लोड भी नहीं आता था और मैं साथ ही साथ पढ़ता भी जाता था, ठीक है? ये मेरा तरीका था। आपका भी कुछ होगा तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ये पॉइंट है, फोकस मोर ऑन स्किल्स देन जॉब, ठीक है? जॉब जॉब के लिए पढ़ोगे तो जॉब जॉब के लिए पढ़ोगे तो एक एक होता है कि अपना एक मान लो आप इस लेवल पे, ये लेवल पे आपको आना है, ठीक है? तो कभी कभी होता है कि ये लेवल के ऊपर आप देख ही नहीं पाते। जो लेवल आपने डिसाइड कर रखा होता है उसके ऊपर आप देख ही नहीं पाते। अगर आप जॉब के लिए पढ़ेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं है कि यार ये जॉब है इसके लिए पढ़ लूं। स्किल जो है वो मेन है। स्किल पे अगर आप फोकस रखोगे तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। ये मेरे फ्रेंड ने बताया था। मैं भी टेंशन लेता था कि यार जॉब नहीं लग रही है, जॉब कब लगेगी, क्या करूं क्या करूं। तो फ्रेंड ने बोला था कि तू प्रिपेयर्ड रहे, कॉल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उन्हें जाने मत देना। स्किल तू ऐसी बना अपनी कि यार कोई भी जॉब वाला आए तो ले ले, ठीक है? एक होता है आपकी, आप कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट बनाते हैं। आप कंपनी के मतलब इंटरव्यू में भी क्या होता है कि एक होता है मतलब क्या बोलूं, डोमिनेंस। एक साइड होती है कि जब आप एचआर के ऊपर डोमिनेटिंग रहते हैं, और एक होता है कि जब एचआर आपके ऊपर रहता है। तो जब आपके पास स्किल रहेंगे तो आप एचआर के ऊपर रहेंगे, आप कंपनी के ऊपर हावी रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, आपकी आपके पास निगोशिएट करने का चांस भी रहता है। ये इंटरव्यू में जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि
ऐसा चलता रहता है। एक या तो एचआर आपके ऊपर रहेगा या आप एचआर के ऊपर रहेंगे, और वो भी होता रहता है। मतलब इंटरव्यू में साथ ही साथ आप उसका आंसर देंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो क्या बनना है अपन को, कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बनाना है, अपन को कंपनी की रिक्वायरमेंट बनना है कि कंपनी अपन को चाहे लेना। ठीक है। तो क्या होगा, आज कुछ होता है यार कंपनी में जमा नहीं, वर्क वर्क कल्चर बहुत खराब है, कुछ भी खराब है, तो आप इतने प्रिपेयर्ड रहो कि यार मैं अगर दूसरी कंपनी में भी जाता हूँ तो वहां मुझे इससे भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी, इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है। आप जॉब पर पूरा डिपेंड मत रहो, कंपनी पर डिपेंड मत रहो, कंपनी को आप पर मतलब कंपनी ऐसा बनो कि कंपनी आपको चाहे। ठीक है। और वो पॉसिबल है, होता है आजकल, होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर आता है प्रायोरिटी सेट करना। ठीक है। अब सभी यहाँ पर ज्यादातर देखा जाए तो मतलब सभी कॉलेज स्टूडेंट ही है, तो बहुत सारी चीजें रहती है लाइफ में, फ्रेंड्स रहते हैं। अब ओपनली बात करूं तो गर्लफ्रेंड्स भी रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है। ठीक है। और कुछ हॉबी रहती है, कुछ आदतें रहती है। ठीक है, बहुत कुछ रहता है। तो मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें हटा दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बट प्रायोरिटी डिसाइड करो कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है। और वो पहली प्रायोरिटी के लिए अगर आपको कुछ नीचे वाली प्रायोरिटी छोड़ना पड़े, तो आप उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले मुझे क्या है यार, ये है, अगर मेरे कुछ भी चीज इस चीज में आ रही है, मतलब मुझे अड़ंगा डाल रही है, मेरे लिए बैरियर बन रही है, तो वो चीज हटा दो। हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर फोकस करो। ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको क्यों कर रहे हो आप ये प्रायोरिटी डिसाइड करो कि यार सबसे ऊपर मेरे लिए यही है और इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो सकता हूँ। एम एस धोनी, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उन्हें, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका गोल बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा मांगता है। ठीक है। स्ट्रगल भी लगता है, अगर आपका एम अच्छा है ना, स्ट्रगल भी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है। त्याग भी करना पड़ता है। तो ये वही है। और फिर क्या होता है कि क्रिएट क्रिएट रोड मैप फॉर एवरीथिंग। ठीक है। हर चीज में आप जॉब कर रहे हैं, आपको टास्क मिला हो, आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई में, कुछ भी आपको घर से टास्क मिला हो, कुछ भी करना हो ना, सबसे पहला काम होता है रोड मैप बनाना कि कैसे करना है, क्या करना है। पूरा डिसाइड करना होता है कि यार कैसे जाऊंगा मैं वहां तक। ठीक है। रोड मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ऊपर से ओवरव्यू पहले क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन। ओके, रोड मैप बनाते टाइम आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये पूरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। व्हाई, व्हेन, व्हाट और हाउ। ठीक है। सबसे पहला आता है व्हाई, कि आपको ये करना है, आपका ये मेन गोल है, तो क्यों है, रीजन होगा उसका, कुछ क्या है, क्या चीज आपको, आपकी जो ड्राइव करती है जो चीज, वो पहले डिसाइड होनी चाहिए कि क्या क्यों कर रहा हूँ मैं ये। कुछ कारण होगा, लोग करते हैं पैसा कमाना है, फेम चाहिए, और फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो ड्राइव करती है लोगों को। तो ये डिसाइड होना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं अपन ये सब। अगर वाई क्लियर नहीं होगा तो आने वाले तीनों चीज को कोई मतलब नहीं। ठीक है। और वाई ही है जो अंदर से इंस्पिरेशन देता है। ठीक है। आज मैं बताऊंगा, कोई और मोटिवेट करेगा, वो एक गोली है मोटिवेशन, जो 24 घंटे चलती है, खत्म हो जाता है उसके बाद। कितना भी संदीप माहेश्वरी देख लो, वो क्या नाम है उनका, बतरा कौन है यार वो, विवेक विवेक बिंद्रा, कितना भी वो देख लो, 12 घंटे 24 घंटे ज्यादा नहीं चलेगा। आपकी अंदर से जो इंस्पिरेशन होती है वो वाह ही लाता है कि आपको क्यों करना है ये सब। ठीक है। वही चलता है। दूसरी चीज है वेन, कि आप एक टाइमलाइन डिसाइड करो कि ये चीजें हैं मुझे इस टाइम तक खत्म करनी है। क्योंकि ये सही है कि यार कोई एज नहीं होती, अगर आप, आपकी बाद में जॉब लग रही है तो भी चलेगा, सही बात है वो। ठीक है। कुछ पॉइंट नहीं रहता कि यार इस टाइम तक आपको जॉब करना ही है, बट एक मन में आप गोल बना के चलोगे कि यार इस टाइम तक मुझे करना है, तो आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। टाइमलाइन डिसाइड करना ज्यादा जरूरी है। तो व्हेन मतलब कब तक मुझे खत्म करना है, वो बनाओ। ठीक है। रोड मैप कैसे बनता है, नोट्स रहती है बहुत सारी। किसी ने ग्राफ पढ़ा होगा, अगर डेटा स्ट्रक्चर होता है ग्राफ, तो उसमें क्या होता है, नोट्स रहती है बहुत सारी। तो नोट बनाओ, रोड मैप उसी को ही बोलते हैं कि बहुत सारी नोट्स बनाओ कि यार ये है, ठीक है, पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो उसके लिए हर एक नोड के लिए व्हेन डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। संदेश म्यूट कर दे। ठीक है। अब होता है व्हाट। ठीक है। व्हाट मतलब आपको करना क्या है, आपकी नोट से जो वो क्या है,
क्या क्या जरूरी है आपको सीखना, क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। वॉट भी बहुत जरूरी है, चारों जरूरी है, बट वॉट में क्या होता है, आप जो रोड मैप बनाते हो उसकी जो स्टेप्स रहती है, उसकी नोट्स रहती है, उसके चेक पॉइंट्स रहते हैं, वो आप डिसाइड करते हो कि क्या करना जरूरी है अभी, जिससे मैं इस गोल पर पहुंचूंगा अभी। ठीक है, तो वॉट सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले यार ये स्किल है, ये स्किल चाहिए मुझे, फिर ये स्किल होना चाहिए, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, ये वॉट ज्यादा जरूरी है। फिर वॉट डिसाइड हो जाए, उसके बाद आता है हाउ, कि करना कैसे, क्या करना है ये डिसाइड हो गया, चलो अब फोकस करते हैं कैसे करना है। उसके लिए आपके पास बहुत लोग रहेंगे, मैं भी हूँ यहाँ पर, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे सबसे बड़े गाइडेंस आपके पास अभी सारे, मतलब आप लकी हो जो एआई, ये एआई क्लब बनाएंगे इशू का तो बहुत बड़ा गाइडेंस अभी आपके पास, उनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, वो जो बोले वो बिल्कुल मान के चलना, और हाउ आपको वही बताएंगे, व्हाट भी वही बताएंगे, हाउ भी वही बताएंगे कि कैसे करना है चीजों को। ठीक है तो ये रोड मैप तो हो गया। अब क्या है, ये जो लॉन्ग रन रहती है उसको अपन को डिवाइड करना है बेबी स्टेप्स में। ठीक है, बेबी स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। एक साथ आप अगर बहुत लंबी स्टेप लोगे ना, तो हो सकता है आपके पास आने वाली स्टेप्स के लिए एनर्जी ही ना बचे। ठीक है, मोटिवेशन ना बचे, इंस्पिरेशन ना बचे। तो बेबी स्टेप ज्यादा जरूरी है, जितना हो सके उतने पार्ट्स में अपनी लॉन्ग रन को डिवाइड करो और छोटे छोटे स्टेप लो। ठीक है, पेशेंस पेशेंस लगता है उसमें, माना बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक है। अगला है नेवर स्किप द बेसिक्स। वही है कि डेटा स्ट्रक्चर मैंने सीखा, पाइथन सीखी, बिल्कुल बेसिक से सीखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना। वो स्किप कर दिए तो आपको हो सकता है इंटरव्यू में जॉब मिल भी जाए, लेकिन वहां जो आप काम करोगे वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। और वहाँ परफॉर्मेंस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी आपको पैसे दे रही है, तो आप उनके साथ ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहोगे ना, तो वो जरूरी होता है कि आप यार अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रखें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स, बेसिक्स पे ध्यान दो पूरा। सीधी सी बात है यार, बेसिक्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बी कंसिस्टेंट। जैसा मेरे साथ हो चुका है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, शुरू से ही नहीं था, बाद में हुआ हूँ, एंड एंड में हुआ हूँ। ये डिसिप्लिन का सबसे मेन पार्ट होता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, जो बताया जाता है कि यार रोज कॉलेज आना डिसिप्लिन में नहीं आता है। ठीक है, बताया जाता है प्रोफेसर से कि रोज कॉलेज आओ, लेक्चर टाइम टू टाइम अटेंड करो, ये डिसिप्लिन, मेरी डेफिनेशन में ये डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे अभी अपन। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है यार आपने पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसके बाद आपने गैप डाल दिया, तो क्या होता है, वो गैप भले से आप 2 दिन का डालो, उसके बाद आप वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको बहुत पीछे आना पड़ेगा। आपका निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट पे नहीं रहते हो आप कि इतना सीख लिया यार, 4 दिन बाद अब इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, नहीं होता है वो। आप पीछे से स्टार्ट करते हो अगर आप ब्रेक दे रहे हो तो। 2 दिन का ब्रेक आपको, 3 दिन का ब्रेक आपको 1 वीक पीछे करता है। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंट रहना है। रोज मैंने सोच लिया इतने घंटे पढ़ना है, भले ही 2 घंटे पढ़ो, बट रोज रोज पढ़ो, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मेरे रेज्यूमे में था, मेरी स्किल्स थी, ये पुराना रेज्यूमे, अभी और भी सीख लिया मैंने। ठीक है, डीएस, अल्गो, पांडास, नंपाई, ये सब मुझे आता है, जेंगो, एचटीएमएल, सीएसएस, एसक्यूएल भी आता है, जावास्क्रिप्ट आती है। ये सब चीजें क्या होती है, नॉलेज में आती है कि यार आपको ये टूल आते हैं, अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सीखा हुआ है, कंपनी भी उसको अप्रिशिएट करती है। बट नॉलेज से ज्यादा जरूरी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो नॉलेज तो यार मैंने बहुत लोग देखे, मेरे सीएस वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स है, अपने कॉलेज के नहीं है, जिनको बहुत कुछ आता है, जावा स्क्रिप्ट आती है, एंगुलर आता है, नोड जेएस आता है, डेवलपमेंट में पैसा उसमें भी खूब मिलता है, बट उनके पास है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, जो अप्रोच रहती है, वो नहीं है। आज 14,000 में भी काम कर रहे हैं, मुझसे सीनियर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में, मैं मुझे यकीन नहीं होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा स्कोप इसी चीज में है, बट क्यों नहीं कर पा रहे। तो मेनली यही कारण है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप कंपनी में रहो, आप नहीं रहो, आप घर के काम करो, आप कुछ और काम करो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना ही चाहिए। मुझे यूज होती है हर दिन, अगर कुछ नया कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज होती है। ठीक है, तो नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पहले ध्यान दो, अप्रोच को, इंटेलिजेंस पे पहले ध्यान दो। नॉलेज देने में आपको, जैसा सर ने बताया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, 2-2 3-3 दिन की चीजें हैं। ठीक है, ये सब आता रहेगा, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, तरीके। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। और फाइनल थिंग है, नेवर गिव अप। सब जानते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था जब, तो एक क्वेश्चन पे मैंने 3-3 4-4 घंटे भी दिए। ठीक है, मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ता था,
लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया उस टाइम, तो समझ लो वो आपकी चीज रह ही जाएगी। गूगल करना आना चाहिए, ये बात मैंने मेंशन नहीं की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए गूगल है ना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर के आप किसी भी फील्ड में जाते, आज हमारा जो 30% काम रहता है वो गूगल करके देता है, ठीक है। ये ट्रबल बिल्कुल सही बोला सर आप। हाँ, गूगल स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स। मेंशन गूगल करना भूल स्किल्स गया और सर। जो बोलना आना चाहिए, गूगल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपका बोलना भी आ गया और पढ़ना भी आ गया। और कम्युनिकेशन स्किल में बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश ही होता है, मतलब बोलना भी इंग्लिश में आना Obviously। चाहिए और लिखना भी इंग्लिश में आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट है इंडस्ट्री का ये। वही या सर, कुछ और हाँ कुछ फ्रेंड्स है मेरे, तो उनका इंग्लिश में अच्छा नहीं है, कोडिंग सीख रहे हैं, मैथ अच्छा है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, मैथ अच्छा है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी है, बट इंग्लिश है। तो आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो यार बहुत दिक्कत है। वहां पर हमारा पूरा काम इंग्लिश में ही चलता है, कम्युनिकेट भी इंग्लिश में ही करना पड़ता है। और मेनली गूगल है ना यार, गूगल आपको हिंदी में तो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा नहीं। सीधी सी बात है, आपको इंग्लिश आना जरूरी है कि आपका, ठीक है, एरर पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एरर आपको आए दिन आएंगे, तो एरर आपने पहचाना कि यार ये एरर है, गूगल पे क्या लिखूंगा तो इसका मुझे ट्रबल शूटिंग मिल सकती है, ठीक है। गूगल करना बहुत जरूरी है, एरर आपको गूगल ही बताएगा, ट्रबल शूटिंग गूगल ही बताएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सब चीज सीख नहीं सकते। फैक्ट्स और फिगर आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैं तो ये भी मानता हूँ कि यार आपको लंबी लंबी क्वेरीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फंक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। गूगल आपको सब प्रोवाइड करता है, बट मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो और गिव अप नहीं करो। कोई यार ये प्रॉब्लम आ रही है, चलो इससे पूछ लेता हूँ, ये बता देगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं, ये काम बिल्कुल भी मत करना। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप खुद से सीखो, खुद से सीखोगे, खुद से देखोगे, गूगल पे देखोगे, 10 जगह दिमाग लगाओगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो गूगल करना सीखो, गिव अप मत करो, प्रॉब्लम पे ध्यान दो पूरा, जितना ऊपर से नीचे नीचे तक निचोड़ दो उस प्रॉब्लम को, ठीक है, सॉल्व कर लो, खुद से करो, ठीक है। पूछना और सॉल्यूशन देखना इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है। चलो ये तो मैं बताऊंगा। तो ये सब जो चीज थी ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है। बहुत सारी चीजें होगी जो सर आपको ऐड करवा देंगे कि यार बहुत सारे पॉइंट से मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये तो आप अगर मेरी मानो तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये मैं शेयर कर दूंगा ये वाली स्लाइड। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस जिसको मैंने समराइज करा था। सर कुछ मनप्रीत सिंह जी, मैं आपको मतलब ये बताना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा और इतना कुछ बता दिया है कि अब मैं ही सोच रहा हूँ कि मेरे सीखने की बारी है इसमें, तो मुझे सीखना अरे सर पड़ेगा। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है अभी इसके अलावा। तो मतलब आप मतलब वाकई मतलब ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहा, एक फ्रेशर को बुलाने का एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो हम्म, जितना हमने सोचा था उससे काफी अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है ये। प्लीज गो अहेड। हाँ। तो कोई क्वेश्चन है क्या? इतने लोग हैं, क्वेश्चन नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा वीपी हाँ, बोलता है। आई ओपन इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्लीज प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहे मतलब आप सीख नहीं रहे हो। कुछ भी क्वेश्चन है एग्जैक्टली पूछो बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है। तुम्हारे वाला ही हूँ, अभी निकला हूँ। बहुत सारे मतलब हाफ ऑफ पीपल यहाँ पर मुझे जान मतलब है मेरा इंटरेक्शन लोगों से, ठीक है। पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है। हेलो सर। हाँ हेलो बताओ। सर, गुड आफ्टरनून। वीडियो वीडियो ऑन कर दो अनुज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो ऑन कर दो। अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो करो, नहीं करना है हाँ तो मत करो, तुम्हारा मर्जी। कर बोलो सकते हो तो अनुज। करो, नहीं तो छोड़ दो। चलो गो अहेड गो अहेड। हेलो भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपने इसमें कौन से अनुज, तुम्हारी आवाज कट रही है, एक बार रिपीट कर सकते हो? नेटवर्क इशू है क्या कुछ? चाह रहा था? हेलो। हाँ सर, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। हम्म, मैं ये पूछना चाह रहा था कि डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हाँ जी। तो उसमें आपने कौन से टॉपिक्स कवर करे जो पूछे गए? देखो डेटा स्ट्रक्चर का मैंने क्या किया था, अल्गो एक्सपर्ट्स के वीडियो मैंने जुगाड़ से डाउनलोड कर लिए थे, ठीक है। वो पेड सब्सक्रिप्शन होता है, बट मेरे पास रखे हुए हैं अभी, मैं करने वाला हूँ, ड्राइव पे वो अपलोड कर दूंगा। तो वो बहुत अच्छा सिखाता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेस है। तो क्या करना, जो बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे बड़ा रोल
एज अ लाइक डेवलपर, एज अ डेटा इंजीनियर, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जैसा सर ने बताया कि ये एल्गोरिदम यार कितनी तेज काम कर रही है, एफिशिएंट है या नहीं, तो ये चीज आती है कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। तो सबसे मेन फोकस डेटा स्ट्रक्चर में आपको कॉम्प्लेक्सिटी पे रखना पड़ेगा। एक टॉपिक है ये, बिगो नोटेशन रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मैथ है पूरा, ठीक है। तो मेन फोकस उस पर रखना। उसके बाद क्या होता है, आपको बिना कोई प्रोग्रामिंग के, ठीक है, जो मैंने सीखा है वो बेसिक था, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग यूज नहीं हुई थी, डेटा स्ट्रक्चर तक, ठीक है। अल्गोरिदम में आपकी प्रोग्रामिंग यूज होगी, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर है उस वो सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। आप पाइथन सीख रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो साथ में लेकर चल सकते हो। क्या होता है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ये बेसिक होता है, ठीक है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है। उसके Yes, sir. बाद कुछ 2-3 और आते हैं, ट्यूपल आते हैं और सेट आते हैं, डिक्शनरी आती है। तो इसका आपको मेनली पता होना चाहिए कि होता क्या है और बैकएंड प्रोसेस क्या होती है, बैकएंड में कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, ठीक है। ये जो है ये डीप नॉलेज रहता है, बट बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या आता है, एक लेवल अप करो आप तो क्या आता है, लिंक लिस्ट आती है, स्टैक्स आता है, क्यूज आते हैं, हीप्स आते हैं, ठीक है। Yes, अच्छी sir. कंपनी है अगर उसमें यही पूछा जाता है कि यार लिंक लिस्ट से बहुत एक तगड़ा सा क्वेश्चन उठाकर दे देंगे, ठीक है। ट्री से भी दे सकते हैं, अगर ज्यादा अच्छी कंपनी हुई तो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, स्टैक क्यू से बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक लेवल अप करोगे तो आपको लिंक लिस्ट बनाते कैसे, काम कैसे करती है, उसको स्टैक और क्यू में कन्वर्ट करना, हीप क्या होता है, ठीक है, ट्रीज क्या होते हैं, और ये सब ये होता है। फिर और अगर एक लेवल अप जाओगे तो आपके आते हैं ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ रहते हैं वो बहुत मेन चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लोग डरते हैं ग्राफ से, मैंने देखे सीएस वाले भी डरते हैं, समझ नहीं आया मुझे क्यों डरते हैं। बहुत अच्छी चीज है ग्राफ, ठीक है। एक बार अगर आप बेसिक से अच्छा. उसको पढ़ो ना, ग्राफ बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें आपके एल्गोरिदम्स आती है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिदम में बहुत सारी एल्गोरिदम्स आती है। तो मैं क्या करता था, मैं क्लास बनाना सीखा था मैंने, ठीक है, पाइथन पे क्लास बनाना। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, ये आप अगर आपको क्लास बनानी आती है तो आप खुद से बनाओ, खुद से सीखो, खुद से बनाने की कोशिश करो, बिना गूगल का यूज किए, बिना देखे कि कैसे होगा वो आपका। जब जी. वो जो पॉइंट होता है ना, तो उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल जो होता है ना प्रोफिशिएंट, वो हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने खुद से ग्राफ बना लिए, खुद से एल्गोरिदम लिख दी कि यार, खुद से कोड लिख दिया कि ये ऐसे सर्च करेगा, मान लो ग्राफ है एक, मैं आपको दे दूंगा एक, ये एंड पॉइंट होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। अब इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च से ट्रेस करो और पता करो ये पॉइंट है कि नहीं, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। ये बहुत हाई लेवल का बोल रहा हूँ, गूगल और ये जो है ना, ये ग्राफ के क्वेश्चन मैंने खुद फेस किए, गूगल, अमेजोन, ये सब ग्राफ देता है, एक क्वेश्चन देता है वो, ठीक है, ग्राफ का। जो मतलब नॉर्मल कंपनी रहती है इनसे नीचे वाली, वो इंग्लिश, मेनली इंग्लिश का एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। लीड कोड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करना और बेसिक से पढ़ना, जंप करोगे कुछ नहीं होना है, टाइम दो इसको, टाइम टाइम मांगती है ये चीजें, एक्चुअल में टाइम मांगती है। पाइथन और ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, यही टाइम मांगती है। आपको कोई फ्रेमवर्क, कोई कुछ, कोई HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सब इतना टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन मेन टाइम आपका डीएस अल्गो में ही दो, सीखो कैसे काम करता है, ठीक है। भले ही आपको जॉब में काम नहीं आए, बट Okay, sir. प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे आपकी बहुत अच्छी होगी, प्रोग्रामिंग नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। Yes. अनुज, Okay, आपकी sir. थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी ब्रांच कौन सी है, आप कौन से ईयर में? सर मैं गेसू से ही हूँ, गेसू थर्ड ईयर में हूँ अभी, और फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हो चुका है, सिक्स सेमेस्टर में हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन अभी दूंगा। मैं आपने जो कंप्यूटर साइंस के जो आपके भाई लोग हैं, कंप्यूटर साइंस के, जी सर। तो उनको देख लो यार, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में कितना वो एल्गोरिदम का सब्जेक्ट एक ही होता है, उसमें एल्गोरिदम का सब्जेक्ट एक एल्गोरिदम यस का सर, है सब्जेक्ट ना। होता है और एक डाटा स्ट्रक्चर का डेटा सब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर, तो यस सर। उनसे सिलेबस पूछ के उसको इन डेप्थ कर लो, बस काफी है उतना आपके लिए। ओके कंप्यूटर सर। साइंस के लोगों से एक बार बात कर लो कि डेटा स्ट्रक्चर में उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है और एल्गोरिदम्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो उतना भी अगर आप कर लोगे तो इट इज मोर देन इनफ। ओके सर। ठीक है, ओके सर। गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या होता है कि जो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो बुक्स बुक से ज्यादा मैं वीडियो लेक्चर से और
विजुअलाइजेशन से ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर्स देखोगे, उसमें आपको पूरा एनिमेशन के साथ बताया भी जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर भी बोल रहे हैं कि ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वो भी देखो ना, बुक पढ़ना भी जरूरी है होता है, और वो सबसे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीका वही होता है अच्छा। नहीं, पर बट मैं मनप्रीत सिंह जी आपका समर्थन करूंगा कि बुक से ज्यादा आपकी जो लर्निंग है वो वीडियो से अच्छी होती है और फास्ट होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप चार्ट सेक्शन में जो आपके जो थोड़े पेड वीडियोस जो थे जो आपने सब्सक्राइब किए, उसका नाम जो है और उसकी लिंक जो है आप चार्ट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, बिल्कुल सर, ताकि जो बिल्कुल। हमारे पार्टिसिपेंट है उसको डाउनलोड कर पाए। बिल्कुल सर, मैंने तो अभी इवन चार्ट सेक्शन में अभी शेयर कर देंगे आप उसको। हाँ सर, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, मैंने डाउनलोड किए थे सर। अच्छा, मैंने जुगाड़ किया था, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, क्योंकि वो अल्गो एक्सपर्ट जो है वो यूएसए का है, तो वो डॉलर में सब्सक्रिप्शन मांगता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने डाउनलोड कर ली थी, यूं भी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, मुझे नॉलेज चाहिए। तो अच्छा, मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ड्राइव में अपलोड करूंगा और उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। हाँ, तो वो आप सब थैंक एक्सेस यू कर सो मच सकते सर फॉर हैं। दिस। अरे कोई नहीं, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन? सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, कौन है? सर इंटरव्यू कॉल कैसे हैंडल करते हैं? कैसे हैंडल करते मतलब? मतलब सर कैसे क्या जवाब देते हैं इंटरव्यू हाँ कॉल देखो अटेंड क्या होता करने है। का क्या? हाँ, पहले क्या होगा, इंटरव्यू जो बेसिक इंटरव्यूअर होगा वो यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वो तो यार, ये तो आपको गूगल भी मिल जाएगा कि क्या बोलना है, किस तरीके से क्या फॉर्मेट है, कि अपनी पहले स्ट्रेंथ बताते, वीकनेस बताते, स्किल्स बताते, नाम बताते, सिटी बताते, स्कूलिंग बताते। वो जो भी रहेगा, वो तो आपको बेसिक मिल जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। कुछ भी उठा के आप बोल सकते हो, और उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। आपने अपनी स्किल बता दी। मुझे जितने इंटरव्यू आए, वो पहले क्या होता है, टेलीफोनिक एक राउंड होता है, उसमें वो नोट डाउन करते कि आपकी स्किल क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें जितना आपकी स्किल हो, जितना हो सब बता दो, जितना कुछ सीखा हो, ठीक है। और जो चल रहा हो करंट प्रेजेंट में, वो भी बता दो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पॉइंट रहते हैं जो 2-3 दिन में आप खत्म करते हो, और इंटरव्यूअर बोलता है कि मैं 2 दिन में या 1 दिन में कॉल करूंगा, वो आता है हफ्ते भी लगा देता है, ठीक है। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल भी जाता है, जो आपका करंट चल रहा हो, मान लो एसक्यूएल सीख रहे हो, तो भले से बोल लो कि यार मैं अभी सीख रहा हूँ, या लगभग मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो क्या होगा, वो जब नोट डाउन करता है, तो वो देखता है कि यार इतनी स्किल्स है। और एक चीज मेंशन करना कि मैं खुद से सीखता हूँ, ठीक है। खुद से ही तुम कर रहे हो, आज आपको कहीं पर ना आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, दूसरी ब्रांच के हो, तुम तो मैकेनिकल के हो सूर्यांश। तो ये चीज मेंशन बिल्कुल करना कि सर मैं मैकेनिकल का हूँ, बट ये सब मैंने खुद से स्विच किया, खुद से सीखा है, ऑनलाइन एक ऑनलाइन मीडियम से सीख रहा हूँ। तो क्या होता है, उससे इम्प्रेस होता है जो इंटरव्यू होता है कि यार ये खुद से। और एक चीज और बोलना कि ये मेरी स्किल्स है, बट और भी कुछ रहेगा, मैं सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, खुद से सीख सकता हूँ, और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। जो आप बोलोगे वो भी सीख लूंगा। तो उससे क्या होता है, वही चाहिए होता है इंटरव्यूअर को। भले से आपकी स्किल कम पड़ जाए, लेकिन वो देखता है कि यार सीख सकता है कि नहीं बंदा, ये चीज पे वो हाँ, ज्यादा। मेनली एटीट्यूड देखते हैं आपका। हाँ, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओ। और मैंने जैसा बताया कि ऐसा मत सोचकर जाओ कि आपको रिक्वायरमेंट है उस कंपनी की, सोचकर ये जाओ कि कंपनी की आपको रिक्वायरमेंट है, जो कि होती भी है। आज हम कंपनी में काम करते हैं, हमें दिखता है कि यार ये ऐसे कैसे ढूंढते हैं बच्चे, कितने रिक्वायरमेंट है इनको, ठीक है। तो और ये भी पता लगता है कि यार हम जाएंगे तो इनका होगा क्या, ठीक है। बहुत कंपनी को लॉस होता है एक बंदे के जाने से, इसलिए वो रोकने के लिए बहुत कुछ भी करती है। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप इवन निगोशिएट कर सकते हो पैकेज अपना वहां पर, कि यार नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्किल है, मैं सीख सकता हूँ, और ये सब किया हुआ पास्ट एक्सपीरियंस बताओगे तो कंपनी आपको मतलब जितना आपको पैकेज चाहिए उतना देगी भी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना, कंपनी के आगे झुकना नहीं, अच्छे से रिस्पेक्ट करना है, लॉयल रखना है, ऑनेस्ट रहना है, बट कंपनी के आगे झुकना नहीं कि यार कुछ भी हो, डेस्परेट नहीं दिखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मेरे पास ये स्किल है, मैं काम आ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। अब आपके ऊपर है, आपको लेना हो तो ठीक, नहीं तो कोई वो नहीं है, समझे? या वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। सो मैं अच्छा, नीमा जी, मैं आपको अभी कुछ समय से जानता हूँ, तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि नीमा का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल है, या जो एटीट्यूड है, या जो क्वेश्चन पूछता है जिस तरीके का, या जो एप्टीट्यूड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नीमा जी को सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि चूंकि आपका थोड़ा
हिंदी बेल्ट से हैं आप ज्यादा, तो अभी आपको समय भी है, तो आप अभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना, मैं कैसे ज्वाइन करूँ, शर्म आती है मुझे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरी उम्र अभी 50 साल है और मैं एक राइटर हूँ। मैंने 45 ईयर की उम्र में एक लेडी से इंग्लिश सीखना शुरू किया था। मैंने 45 ईयर्स का जब मैं था, तब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एक पूरे साल के लिए ज्वाइन की थी, जिससे मेरी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हुई। तो हम लोग जो हिंदी बेल्ट के लोग होते हैं, यहाँ पे जितने भी हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उनको मैं सजेशन दूंगा कि वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो है ज्वाइन करें, और ये क्लासेस लाइव ही ज्वाइन करें। यूडेमी वगैरह से सीखेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप ये लाइव क्लासेस जो होती है इंग्लिश की, वो ज्वाइन करिए आप, स्पीकिंग क्लासेस 6 महीने 1 साल करिए आप कॉलेज के साथ साथ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपका इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश में जो आपकी जो हिचकिचाहट होती है वो बहुत दूर हो जाएगी। मेरा आपको बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। यहाँ जितने भी हिंदी बेल्ट के लड़के हैं, उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। मतलब जब मैं 45 साल की उम्र में सीख सकता हूं, तो आप लोग तो अभी बहुत यंग है। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस? सूर्यांश एक और चीज बोलना Yes, चाहूंगा। sir. One more question. ठीक, एक मिनट में। सूर्यांश, जी सर, जी सर। हाँ ये बोलना चाहूंगा कि Hello. सूर्यांश का अच्छा है ये ना, इंटरेक्शन से डरता नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप यार मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, कंपनी में ये चीज जरूरी रहती है। एक सेकंड, मैंने खुद देखा है कि मेरी कंपनी में ना अभी मतलब मैं ना टीम लीड की पोजीशन पर पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आता बहुत कुछ है, काम भी बहुत कुछ करते हैं, बट जब मीटिंग होती है ना, तो वीपी से, एचआर से ज्यादा इंटरेक्शन करते नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या होता है, हेजिटेशन होता है उनको, कुछ होता है। तो क्या होता है, वो काम तो खूब करते हैं लेकिन उतना काम बता भी नहीं पाते। या फिर क्या होता है, अगर आप उनकी नजर में आओगे कि यार ये इंटरेक्शन कर रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है, रख रहा है, ठीक है, थोड़ी मस्ती भी, थोड़ा वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि सूर्यांश इंटरेक्ट करता है। जितना हो सके ये चीज को बिल्कुल मतलब जाने मत देना। जितने लोगों से हो सके एक्सट्रोवर्ट रहो, बात करोगे तो नजर में भी आओगे, आपकी स्किल को मतलब लोग पहचानेंगे भी। स्किल होना जरूरी है, बट उससे शो करने का तरीका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि सीरीज या मूवी, इंग्लिश सीरीज या मूवी वो देखा करें, क्योंकि वो उससे भी मुझे इंग्लिश में बहुत हेल्प हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, ठीक है। इंग्लिश मूवीज जितनी ज्यादा देखोगे उतना मजा भी आएगा और आप इंग्लिश जल्दी सीखोगे। हाँ, ये मतलब पर्सनल मेरा सजेशन है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। और अनुज कोई क्वेश्चन पूछा था? हेलो सर, हाँ हाउ सर, टू एक और मेक था एन कि सर एफिशिएंट रेज्यूमे? एट ए टाइम, वन बाय वन। हेलो सर, माय नेम इज शुभम हाँ, मेहर. शुभम। Sir, how to make an efficient resume which stand us out of crowd? First of all, in your resume, what is your resume? Resume should be not too long. Okay, some people create resume of consist of like 3 to 4 pages. So कंपनी देख के भगा देती है, 15-20 सेकंड देखती है बस वो तुम्हारा रेज्यूमे। ठीक है, अच्छी कंपनी होगी ना, 15-20 सेकंड देखेगी। कचरा दिखा तो वो सीधा, मतलब भले से स्किल हो लेकिन कचरा का दिखा तो वो हटा देगी बिल्कुल। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें डालो, छोटी छोटी डालो। ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहे अपन रेज्यूमे में, ये हमेशा याद रखना। मैं भी स्टार्टिंग में जब मेरा पहला रेज्यूमे था, उसमें क्या क्या लिख रखा था मैंने, मतलब ऐसा समझ लो बायोडाटा ज्यादा था वो रेज्यूमे से। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि ये सब मत लिख, जितनी पॉइंट टू पॉइंट स्किल है वो लिख। और जो आइडेंटिफाई करो अपनी स्ट्रेंथ। ओके, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो कि यार मैं पास्ट एक्सपीरियंस से देखो कि क्या क्या अचीव किया है मैंने। ठीक है, और उसमें मेरी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ पहचानना भी बहुत जरूरी है। अब मेरी स्ट्रेंथ ही मैंने बाद में पहचानी कि मैं जल्दी सीख लेता हूँ, खुद से सीख लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ जो रहती है ना, ये इस पे भी कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, छोटा लिखो। ठीक है, रेज्यूमे मेरा तो इवन 2 पेज का है, इवन हो सके तो 1 पेज का बनाओ। ठीक है, 2 पेज से बड़ा होना ही नहीं चाहिए कभी रेज्यूमे। तो छोटा लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, तो कंपनी अट्रैक्ट भी होगी। और अगर देखती है कि ठीक है यार अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा इंटरफेस जरूरी नहीं है रेज्यूमे का कि यार सजा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपको जो आता है वो पूरा उसमें लिखना हो। ठीक है शुभम, क्लियर है? लेडीज में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? sir, नव्या,
नव्या, स्मृति, जागृति, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये सवाल है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स रेफर किए थे? मतलब आपने कहा था कि आपने कंटिन्यूअसली एप्लीकेशंस देते रहे, यहाँ वहाँ अप्लाई करते रहे और स्विचिंग वगैरह भी आपने की, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से आपने अप्लाई किया? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया था मैंने तीन चार प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लिए थे। लिंक्डइन है ना, फ्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। आई वुड रिकमेंड लिंक्डइन फ्रेशर्स के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर जॉब जो आती है लिंक्डइन पे 5 साल एक्सपीरियंस की आती है, ठीक है, अच्छी, मतलब जो भी ढंग की जॉब है। और लिंक्डइन पे लेकिन बहुत जरूरी है लिंक्डइन, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है, कि कौन से निकली क्या है सब पता होना चाहिए। तो मैंने नौकरी पे भी बनाया था, इंडीड पे भी बनाया था, एंजलिस्ट पे भी बनाया था, शाइन पे भी बनाया था, नीवो पे भी बनाया था। बट सबसे ज्यादा रिस्पांस मुझे आया है एंजलिस्ट और इंडीड से। हाँ सर। मनप्रीत जी, आप ये नाम वेबसाइट्स के जो हैं मैं चार्ट ग्रुप पर सेक्शन में लिख लिख देता हूँ दीजिए। सर। अच्छा, चैट में लिख देता हूँ। चार्ट में लिख दो, लोग कॉपी कर लेंगे। और वो आपको जो आपका एक एल्गोरिदम सीख या डाटा स्ट्रक्चर सीखने का आपने जहाँ से पेड था, वो साइट का नाम भी लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, मतलब लोग वहां से कॉपी कर लेंगे। हाँ, तो इंडीड पे क्या होता है, बहुत जॉब है और आजकल पता नहीं, मुझे फेमस नहीं है इतनी इंडीड जो वेबसाइट है, बट फिर भी मुझे दो ऑफर आए थे यहाँ से। एंजलिस्ट से भी 2 आए थे। तो एंजलिस्ट क्या है, मेनली स्टार्टअप है, तो वहां पर भी फ्रेशर्स के लिए बहुत कम जॉब है, बट अच्छा पैसा देते हैं एंजलिस्ट वाले भी, और रिस्पांस आता है वहां पर। एंजलिस्ट का हो गया कि वो आपको असाइनमेंट देंगे, एक वो असाइनमेंट आपको पूरा करना है, तभी आपको कॉल आएगा, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट है, इस पर तो बना ही लेना। बाकी जो इतनी गूगल करोगे तो बहुत मिल जाएगी। ये 2 मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि इस पर अकाउंट बनाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और वो एल्गोरिदम की आपकी साइट वो भी डाल ये दीजिए। अल्गो एक्सपर्ट है, ये चैनल है, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा सिखाता है वो बंदा। यूट्यूब पर भी उसका चैनल है, बट मेनली जो उसका बिल्कुल स्ट्रेंथ वाला कोर्स है वो पेड है, तो उसके भी वीडियो लेक्चर्स में डाल दूंगा। हो सके तो अगर कोई जुगाड़ हो तो टॉरेंट से अगर डाउनलोड कर सकता है कोई तो कर लो, मैं डाल भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और करूंगा, अगर कोई C++ जानता है या C++ सीख रखी है, तो अब्दुल बारी का जो कोर्स है, हाँ, अब्दुल बारी का एक कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, वो C++ के बेस पे बताते हैं, ठीक है। यूडेमी पर मिल जाएगा आपको, या हाँ, शायद यूडेमी पर ही है। अब्दुल बारी DSL को, ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि जाना, ठीक है। टॉरेंट पे भी मिल जाएगा ये कोर्स, डाउनलोड कर लेना। सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ 700 रुपए का कोर्स रहता है। पाइथन डाटा प्लस प्लस का कोई कोर्स नहीं आता क्या? अल्गो अच्छा, वो एक्सपर्ट बता पे दे है तो। सर, अल्गो एक्सपर्ट्स पे है वो। पाइथन एल्गोरिथम्स वो पाइथन पे बताते हैं। और भी मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर भी बहुत है, और देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बेसिक तो डेटा स्ट्रक्चर का सब सेम ही होता है, ठीक है। तरीके होते हैं सबके पढ़ाने वाले अलग अलग। डॉक्यूमेंटेशन भी प्रेफर करना हमेशा। हाँ, ये बात बताना भूल गया मैं, कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कोई भी टूल सीख रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत सारी चीजें रहती है जो क्लियर कर देती है, ठीक है। गूगल पे हर सॉफ्टवेयर का, हर टूल का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, तो वो पढ़ना आना चाहिए। सर डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज? डॉक्यूमेंटेशन जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा, मान लो पांडास है, ठीक है। तो पांडास का आप जाओगे तो गूगल पे आपको उसका मतलब एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्स नाम से। तो उसमें क्या रहेगा, आपको पूरी ट्यूटोरियल बताते वो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यूज करना है, सारे फंक्शन जो है, सारे मेथड जो है, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया रहेगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स पे सब मिल जाता है, सबसे अच्छी वेबसाइट वही। स्टैक ओवरफ्लो पे सब मिल जाता है, वो भी पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ नीमा, जो अपन मेटप्लॉटलिब कर रहे हैं ना, मैंने उसकी जो प्रैक्टिस फाइल है उसमें matplotlib.org के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं 2-3, देखिए। तो वो सारा मेटप्लॉटलिब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है। तो ऐसे ही पांडास का भी आता है, हर एक लाइब्रेरी का जो है डॉक्यूमेंटेशन आता है। आपको सिर्फ जो है वेबसाइट पे टाइप करना है पांडास डॉक्यूमेंटेशन, पांडास स्पेस डॉक्यूमेंटेशन, गूगल में टाइप कर दो, आपको पहला दूसरा लिंक उसी का मिल जाएगा। हर लाइब्रेरी का नाम ले लो, उसके आगे लिख दो डॉक्यूमेंटेशन, तो उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। बहुत इजी है सर्च करना। जी सर।
और ये आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है सभी जो हैं चार्ट में मनप्रीत जी ने और मैंने जितने भी जो कोर्सेज सजेस्ट किए हैं या जो नाम सजेस्ट किए इनको कॉपी करके कहीं सेफ स्टोर कर लीजिएगा। एक और चीज मैं अभी शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पर ग्रुप पर तो मैं ऐड हूँ। लिंक्डइन पर मुझे सर्च कर सकते हैं, कोई भी कांटेक्ट करना हो, ठीक है। लिंक्डइन पर मतलब लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाओ, अपनी पूरा अपडेट कर दो, स्किल जितनी भी है। वहां से जॉब मतलब आप खुद सर्च करोगे तो मुश्किल रहता है, बट आपको एचआर से कॉल आते हैं, मुझे भी आते हैं, ठीक है। स्किल अच्छी होगी ना तो एचआर ढूंढ के आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। तो लिंक्डइन से भी लिंक्डइन पर मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, ठीक है, सर्च कर लेना, मैं मिल दूंगा। लिंक्डइन का तुम्हारा प्रोफाइल कॉपी कर दो ना यार, 1 मिनट में हाँ हो वो जाएगा। कर देता हूँ सर, 1 मिनट। मतलब ढूंढने से कई मनप्रीत सिंह मिलेंगे। कॉलेज के सर वो तो मिल जाएंगे। ये रहा मेरा प्रोफाइल, ठीक है। हाँ उसका ये कॉपी कर दो, वेरी गुड, थैंक्स। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा कि वेस्ट हुआ है मेरा पढ़ाना इतना। हेलो सर। अनुज एक क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ शुभम, अनुज भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था शायद। हाँ सर, वो साथ में जो दीदी थे उन्होंने पूछ लिया। अच्छा क्लियर है ना जॉब अभी? के बारे में पूछ रहा था आपने, कंपनी को कैसे अप्रोच करा। हाँ ठीक है, क्लियर है अभी? वो आपने बता ही दिया इंडीड वगैरह। यस सर। ठीक है शुभम। सर डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करनी चाहिए? ये तो सर पाइथन में, सर पाइथन में तो सर शायद सब लाइब्रेरीज होगी इनबिल्ट। लाइब्रेरी यूज नहीं करना है अभी। बिल्कुल भी नहीं यार। लाइब्रेरी डीएस में यूज कर ली तो मतलब क्या है, तुम बताओ क्या होता है? देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के साथ लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। तुम पहले लैंग्वेज डिसाइड करो कि तुम्हें किस पे काम करना है ना। एक स्लाइड है जो रह गई है मेरी बताने की, 1 मिनट, ठीक है। ये है स्किल कि आपको जॉब के लिए चाहिए क्या क्या, ठीक है। मतलब बेसिक एकदम, वो आपको एआई में जाना है, डीएस डेटा साइंस में जाना है, वो सब अलग है, बट आपको मेनली ये चीज होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसमें क्या होती है, आपको 2 लैंग्वेज का नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है, एक भी हो तो अच्छा है, ठीक है। मेरे पास एक था, मैंने जावास्क्रिप्ट सीख ली। 2 का हो जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है, जावास्क्रिप्ट सीख लेना, डेवलपमेंट में वो काम आती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डिसाइड करो पहले कि कौन सी अच्छी। मैं पाइथन रिकमेंड करूंगा, मुझे और कुछ नहीं आता, C++, जावा वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो पाइथन सीखो, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में मिल जाएगा। और देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। अल्गो एक्सपर्ट्स के कोर्स देखोगे तो जब तक वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है वो लैंग्वेज का नाम भी नहीं लेगा। अल्गोरिदम जो आती है और जो मेथड्स रहती है वो आपकी होती है लैंग्वेज ओरिएंटेड, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो फंक्शंस होते हैं, जैसे क्या होता है, मैक्स फंक्शन हुआ, मिन फंक्शन हुआ, और बहुत सारे फंक्शन देते हैं, काउंट हो गया, रिवर्स हो गया, सर्च हो गया, कुछ भी फंक्शन है ना, तो ये सब पहले बनाओ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है ये, कि आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये सारे फंक्शन आप पहले खुद से बनाओ फिर यूज करो, ठीक है। फंक्शंस आपको सारे बनाना आना चाहिए। तो ये मेनली पाइथन का ही काम है, और अल्गोरिथम्स भी आपको खुद बनाना आना चाहिए। तो पाइथन पे और इवन इजी पड़ जाता है। C++ में आप जितनी मान लो 100 लाइन लिखोगे, पाइथन में 30 लाइन भी नहीं लगेगी इतनी बनाने में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पाइथन ज्यादा यूजफुल है, सीख लो, अच्छा है। तो डेटा स्ट्रक्चर में लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लैंग्वेज भेज दे, ठीक है। अच्छा, और मेरा यहाँ पे ये कहना है, मतलब जो कोर ब्रांचेस के लोग हैं उनको ये कहना है कि भाई हम लोग मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से या केमिकल से, कोर ब्रांच से हम लोग जो है अपना जो जीविका है, जिसको हम अपना जो जिसको बोलते हैं ना हमारा जीविका है, जो मतलब हमारा प्रोफेशनल लाइफ जो है वो हम कंप्यूटर साइंस में बनाने जा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा हमको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट 1-2 तो थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो जिस तरह से मनप्रीत जी सिंह जोर दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो बिल्कुल अब्सोल्यूट मस्ट है, वो तो सीखना ही पड़ेगा।
तो थोड़ा ये एक डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम भी जो है हमारे कंप्यूटर साइंस के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस वालों को क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो चूंकि हम मैकेनिकल के हैं या केमिकल के हैं तो हमको ये अपने खुद से पढ़ने पड़ेगा। तो ये थोड़ी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान रखना कि भाई हम कोर ब्रांच से जो है कंप्यूटर ब्रांच में अपनी लाइफ बनाने जा रहे हैं या प्रोफेशनल करियर बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने को हमको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट बोला सर ने, और इंटरेस्टिंग भी है यार, डीएस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। जितने भी मतलब इवन आप कोर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, मुझे मैकेनिकल के सब्जेक्ट पसंद थे, बट डीएस मैंने देखा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। या डीएस या डाटा स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है वाकई, बहुत ज्यादा। हाँ, और क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वालों को भी मतलब अभी तो चलो ठीक हो गया है सिलेबस, बट जो पढ़ाया जाता था ना, वो उससे इतना क्लियरेंस मिलता नहीं है कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है। तो और वो लंबा भी रहता है, बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाती है। तो मेरे हिसाब से कोई अगर आप कोर्स या फिर कुछ करो ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। वीडियो कोर्स से करना बेस्ट है। हाँ, वीडियो जैसे मनप्रीत सिंह जी बता रहे हैं अल्गो एक्सपर्ट पे अच्छे अवेलेबल है, तो वीडियो से लर्निंग इंटरेस्टिंग भी होती है और बहुत फास्ट भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया डीएस अल्गो। उसके बाद HTML CSS बेसिक से बिल्कुल एक दिन का है, दोनों एक दिन का भी नहीं है। ठीक है, बेसिक नॉलेज ले लो, अच्छा है। SQL के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डेटा में भी जा रहे हो, डेवलपमेंट में भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, SQL मेन चीज है। ठीक है, ये आना चाहिए। SQL मनप्रीत सिंह जी थोड़ा बताइए ये SQL क्या होती है? हाँ, SQL क्या होता है, देखो डेवलपमेंट की बेसिस पर बात करें तो क्या होता है, एंड टू एंड प्रोसेस 3 लेयर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक होती है प्रेजेंटिंग लेयर, एक होती है बिजनेस लेयर, और एक होती है डेटा लेयर। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। तो क्या होता है, जो फ्रंट एंड रहता है, जो अपन को दिख रहा है यहाँ पर, अभी आप MS वर्ड देख रहे होंगे, ये सब जो है ना, जो दिख रहा है बटन से लिखा हुआ है, टैब से, ये आ जाता है पूरा प्रेजेंटिंग लेयर में। ये पूरा जो काम होता है वो HTML और CSS के ऊपर होता है। ठीक है, फ्रंट एंड बोलते थे इसको। जो लोग इस पर काम करते हैं वो फ्रंट एंड इंजीनियर्स बोला जाता है उनको, जो सिर्फ जो विजुअलाइज UI है, यूजर इंटरफेस है, उस पर काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट से होता है, ये सब से होता है। जो मोशन वगैरह रहते हैं वो जावास्क्रिप्ट से सेट किए जाते हैं। HTML से जो भी मतलब फॉर्मेट होता है वो डिसाइड किया जाता है, और CSS से जो भी अट्रैक्शन आती है या कलर्स आते हैं या जो भी आता है, स्टाइलिंग होती है, वो CSS से की जाती है। तो ये हो गई प्रेजेंटिंग लेयर। उसके बाद आती है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर में क्या होता है यार, मैं ये व्यू दबा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ प्रोसेस हो रही है अंदर, कुछ डेटा में जा रहा है या डेटा से ले रहा है या नहीं भी ले रहा है, तो कुछ कोड है जो रन कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम है जो रन कर रहा है। तो वो जो लेयर होती है पीछे की, बैक एंड जो बोलते हैं, वो होता है बिजनेस लेयर। ठीक है, कि हो क्या रहा है। अब मान लो यार मैं, ठीक है, मेरा कोई ऐप है, ठीक है, बैंक का ऐप है, जिससे मैं स्टेटमेंट मांग रहा हूँ। तो ऐप में जो दिख रहा है कि यार ऑर्डर फॉर स्टेटमेंट, तो वो अपना हो गया प्रेजेंटिंग लेयर। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है, तो क्या हुआ, स्टेटमेंट के लिए वो डेटा रिट्रीव करेगा, है ना। जो कोड रहेगा वो मेरा डेटा को रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार ये डेटा मेरे पास है। तो वो पूरा होता है बिजनेस लेयर पे। और जो डेटा जहां पर स्टोर होता है वो होता है डेटा लेयर। SQL जो रहता है वो मेनली डेटा लेयर ही होता है। ठीक है, देखा जाए तो SQL जो होता है वो पूरा डेटा लेयर होता है। और जो MySQL होता है वो क्या करता है, जैसे MySQL काइंड ऑफ क्या होता है, इंटरेक्शन के लिए बनाई गई क्वेरीज पे काम करता है। तो जो क्वेरीज होती है वो वही करती है कि बिजनेस लेयर से जो डेटा लेयर का कांटेक्ट हो रहा है कि यार मुझे यार ये डेटा चाहिए, मैंने SQL पे रिक्वेस्ट भेज दी है, तो वो मैं MySQL के थ्रू भेजूंगा और वो आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा डेटा। तो ये जो होता है वो डेटा लेयर से रिट्रीव करता है, डेटा डालना, डेटा लेना। तो ये 3 लेयर में डिवाइड है। जो दोनों काम करता है उसको बोलते हैं फुल स्टैक इंजीनियर। जो बिजनेस लेयर और मेनली डेटा लेयर पे काम करता है उसको बोलते हैं बैक एंड। और जो सिर्फ इस पे प्रेजेंटिंग लेयर पे काम करता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो SQL क्या होता है, SQL में डेटाबेस होता है जिसपे आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो टेबल फॉर्म में, मेनली टेबल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि टेबल फॉर्म एक बहुत अच्छा तरीका है जिसपे मतलब एक क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका है और सबसे ज्यादा जेनरिक तरीका है जिससे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और MySQL जो होता है, मतलब बहुत सारे SQL के टाइप है। MySQL है और 3-4 और है, Oracle DB और ये सब होता है। तो उससे क्या होता है, आप इंटरैक्ट कर सकते हो डेटा के साथ।
कि ये डेटा यार ये कॉलम चाहिए मुझे, ये कॉलम एडिट करना है या कुछ भी करना है, वो पूरा एसक्यूएल पे होता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, अगर आप डेटा साइंस में भी जाना चाहते हैं एसक्यूएल बहुत जरूरी है। तो मैं अपने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो ये बताना चाहूंगा कि मतलब हम मनप्रीत सिंह जी ने बहुत सारी नई टर्म्स यूज करी है अभी अलग अलग तरह की। तो अगर आपको ये 20% भी 10-20% भी अभी समझ में आया है तो काफी है। काफी। अगर आपको पूरा समझ में नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आपकी सीखने की जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत ऑब्वियस हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी और आप अपने आप ये सब चीजें सीखने ही वाले हैं मतलब। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, 20% भी आपके समझ में आया है तो काफी है। हाँ, ये जो चीज रहती है ना, ये अगर आपने इंटरव्यू में बोल दी, ये 3 जो आपने डिस्क्राइब कर दी ना, तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, और अगर आप डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर या मशीन लर्निंग में जा रहे हैं तो ETL जो रहता है, ETL पाइपलाइन मॉडल, वो उसके बारे में बेसिक पढ़ के जाना कि क्या होता है, कैसे होता है। HR इम्प्रेस हो जाता है उससे। सर भी मतलब मेरे ख्याल से बताएंगे ETL मॉडल सर। हाँ, थोड़ा हम लोग ETL वगैरह डिस्कस करेंगे। हाँ, और अगर हम लोगों को थोड़ा बाद में टाइम मिला तो हम लोग थोड़ा SQL के ऊपर भी मतलब हाँ। 2-4 सेशन लेने की सोच रहे हैं। तो थोड़ा बेसिक तो क्लियर कर ही देंगे SQL का। ठीक है, फिर आता है फ्रेमवर्क। बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क क्या होता है, या आप कोई ऐप बना रहे हो तो ऐसा होता है ना, कोड आप फ्रेमवर्क पे कोड लिखोगे और वो कोड क्या काम कर रहे हैं वो आपको उस पे दिखेंगे। तो फ्रेमवर्क भी जरूरी है। पाइथन का बेसिक फ्रेमवर्क है जैंगो, फ्लास्क, ये पाइथन पे काम करते हैं। तो बेसिक नॉलेज होना, आप कोई प्रोजेक्ट देख लो यूट्यूब पे कि कैसे बन रहा है फ्रेमवर्क पे, पाइथन के बाद, लेकिन ठीक है, लैंग्वेज के बाद फ्रेमवर्क पे जंप करना, तो वो भी अगर आता होगा तो कंपनी वाले ले लेते, प्रेफर कर लेते। ठीक है। हाँ, तो मैं मतलब यहाँ सिंपल ये चीज करना चाहूंगा कि मतलब ये जो फ्लास्क बताया मतलब मनप्रीत सिंह जी ने, तो ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि हम मतलब थोड़ा बैकएंड के लिए और थोड़ा डिप्लॉयमेंट के लिए काम में लाते हैं। तो एक पाइथन का ही एक्सटेंशन है जो आराम से आप 2 दिन में सीख जाएंगे। आराम से, तो ये हाँ, ये फ्लास्क तो मेरे 12 साल के बेटे को सिखाने वाला हूँ मैं आज। तो इस तरह से सिंपल ही रहता है ये। और एक जांगो है, सेपरेट फ्रेमवर्क है जो आपको थोड़ा एफर्ट डाल के अलग से सीखना पड़ेगा। हाँ, जैंगो हैवी भी है, मतलब बहुत हैवी है और बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अभी एक नया भी आया है, फास्ट एपीआई, चलो वो तो यार गूगल पे सब अवेलेबल है, सर भी है आपके पास, तो ये सब चीजें तो बताते रहेंगे। मैं बात करूंगा तो मेनली माइंडसेट की बात करूंगा कि क्या माइंडसेट से पढ़ना है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ तुम अभी क्या सोच रहे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ उस लेवल से। और इवन तुम लोग तो यार बिल्कुल सही हो कि कॉलेज के टाइम पर भी तुम ये सब सीख रहे हो। मैंने पूरा कॉलेज खत्म होने के बाद ये सब चीजें उठाई थी, तो देखा जाए तो मुझसे आगे ही हो तुम लोग अभी, हो जाएगा बिल्कुल। और यार गाइडेंस है ना, बहुत जरूरी होता है, पता है। यहाँ पर मेरे साथ हुआ है, मैं लोगों से पूछता था, बहुत लोग रहते जो बताने में भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि यार ये आगे नहीं निकल जाए। बहुत लोग हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जो आपको गाइडेंस दे रहा है ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट पर्सन, हमेशा याद रखना उसको कि यार मतलब आपका इस ऐसे टाइम पे जो गाइडेंस दे रहा है तो ऐसा समझ लो आपके लिए भगवान है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सर जो बोले ना बिल्कुल उस बात पे टिके रहना। अच्छा पैकेज लग जाएगा बहुत। और सॉफ्टवेयर में पैकेज लगाना इजी है यार, प्लेसमेंट बहुत इजी है। देखा जाए तो मैकेनिकल वाले तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि जॉब के लिए यार क्या क्या करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, और नहीं मिलती है तो क्या निराशा होती है। ठीक है, अगर ये सब चीजें जो मैंने बताई और जो सर पढ़ा रहे हैं आपको अगर आती हो ना, तो जॉब जॉब लगना बहुत इजी चीज है। 4-5 लाख का पैकेज तो मैं बोलूंगा, उससे नीचे आओ तो आप टारगेट भी मत करो, इजीली मिलता है। और अपन यार मतलब गेसू के पढ़ाया तो अपन को बहुत खतरनाक गया है, लोड भी बहुत ज्यादा आया होगा। ठीक है, तो सिचुएशन हैंडल करना अपन को आता है, दिमाग चलता है अपना, तो वही है यार, हाँ, सब कुछ तो मनप्रीत जी आप हिम्मत देने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जो कि इस कठिन समय में बहुत जरूरी है। मैं खुद सर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना एकदम सही टॉपर बात वॉपर है, था नहीं सही मैं, बात। बट फिर भी ये चीज सीख सकते हो। और वही बोलूंगा कि एप्टीट्यूड पर भी ध्यान दो। एप्टीट्यूड अगर आपका होता है ना, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, वो भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक तरह से बढ़ाता ही है। तो प्रैक्टिस करोगे तो बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार ये चीज मुझे नहीं आती तो मेरे से होती नहीं। प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। तो सुरेंद्र पूछना चाहता है कुछ। मनप्रीत सर, मेरा गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर हम्म, पाइथन जो है एआई होता है, डेटा साइंस होता है, तो मुझे डेटा साइंस के बारे में जानना है।
डेटा साइंस के बारे में जानना है। डेटा साइंस क्या है? बहुत बड़ी फील्ड है, मेरे हिसाब से सर ज्यादा बता पाएंगे उस बारे में। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? ये सुरेंद्र सर, ये मेरा मतलब एक्सटर्नल अपने कॉलेज। सुरेंद्र, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मतलब डेटा साइंस मतलब आपका जो अभी आपकी मतलब ये कंपनियां जो होती है जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन वगैरह है, तो इनका बहुत सारा डेटा, जैसे आपने एक एक्सेल शीट देखी होगी, तो एक्सेल शीट के में क्या होता है, कॉलम होते हैं और रोज होती है, रोज और कॉलम्स होती है एक्सेल शीट में। तो जनरली बहुत सारा डेटा, मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, डाटा तो बहुत सारे फॉर्म में आता है, पर अधिकतर बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हमको एक्सेल फॉर्म में या कॉमा सेपरेटेड फाइल में, इसमें हमको बहुत सारा डेटा मिलता है। तो डेटा मतलब क्या होता है, नंबर्स भी होते हैं उसमें, कुछ जैसे नाम भी होते हैं, सिटीज के नाम भी होते हैं, फिर बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स भी होती हैं। तो डाटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि जो डेटा उसके सामने रखा गया है, तो वो डेटा को एनालाइज करके इस तरह के रिजल्ट या इस तरह के इन्फ्रेंसेस या इस तरह के पैटर्न कुछ निकाल के बताया कि जो डिसीजन मेकर है उसको हेल्प हो कि मतलब आगे का जरा मेरा बिजनेस का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, या मतलब उसको जो बिजनेस के जो डे टू डे डिसीजन वो पहले इंट्यूशन बेस्ड लेता था, मतलब जो विदाउट डेटा लेता था, तो डेटा के साथ उसको आपको ये बताना है कि सर आपका डेटा है, आपका जो बिजनेस है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप ये स्टेप लोगे तो आपका बिजनेस जो है ना और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के जो इन्फ्रेंसेस हम डेटा से निकालते हैं, तो उसको हम डेटा साइंस बोलते हैं। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो इसमें मेन मैथमेटिक्स का टूल यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। फिर हमारे कुछ मॉडलिंग के एल्गोरिदम भी होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, या कुछ बहुत एडवांस एल्गोरिदम होते हैं डीप लर्निंग और रिइंफोर्समेंट लर्निंग के। तो उससे हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि भाई कल तक का हमारा जैसे कंपनी का प्रॉफिट, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट डेटा है हमारे पास, मंथली डेटा है प्रॉफिट का किसी कंपनी का, तो हम बता सकते हैं कि आगे हमारा जो 6 महीने निकल रहा है, 6 महीने या एक क्वार्टर आने वाला है, अगले 4 महीने जो आने वाले हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कितना रहेगा कंपनी का। पीछे का डाटा अगर हमारे पास है 3-4 साल का प्रॉफिट का डेटा, तो उसको यूज करके हम बता सकते हैं कि आगे के 3-4 साल का प्रॉफिट, 3-4 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। आप जैसे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो बैंक जो है वैसे बहुत सारे फील्ड भरवाती है, आपसे बहुत इंफॉर्मेशन भरवाती है, वो 3-4 पेज का जो है डेटा होता है। तो ऐसा जो है आपकी एप्लीकेशन को एक डेटा मॉडल के अंदर डालती है, डाटा साइंस का मॉडल होता है, डेटा मॉडल के अंदर डालती है, जैसे एक कोई रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसके अंदर डालती है, और उससे निकालती है कि भाई आपको ये क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप एक ट्रस्टवर्दी जो है एप्लीकेंट हो कि नहीं हो, आप कहीं डिफॉल्ट तो नहीं करोगे। तो ये कैसे निकालती है भाई, जो पुराने उसके जो बहुत सारे, जैसे कुछ हजारों में कस्टमर पुराने रहे होंगे कस्टमर्स, तो उनका डेटा पूरा रहता है बैंक के पास कि भाई ये इस तरह के कस्टमर का ये प्रोफाइल है मेरे पास, जिसको हम डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, प्रोफाइल है, और इस कस्टमर को हमने इतना लोन दिया था और ये मंथली किस्त जो है भरता है, कोई रेगुलर होता है, कोई रेगुलर नहीं होता है। तो जो रेगुलर नहीं होता है, जो लोन नहीं देता है, उसको जो है डिफॉल्टर बोलते हैं। तो फिर वो ये देखते हैं कि भाई किस तरह की एप्लीकेशन जो प्रोफाइल था, किस तरह का डेमोग्राफिक्स था, तो आदमी जो है डिफॉल्टर था। तो इस तरह का जो डेटा होता है, उससे वो आपके भी डेटा को कंपेयर करते हैं, आपके प्रोफाइल को, आपके डेटा को, आप जो डेटा भर के देते हैं उसको कंपेयर करते हैं, और बताते हैं कि आपको मतलब कितना रिस्क है, मतलब आपको रिस्क जो है, आप 85% ट्रस्टवर्दी हो, 75% ट्रस्टवर्दी हो। तो जनरली कम, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अगर 80% से कम आता है वो मॉडल से, तो फिर कंपनी आपको जो है लोन देने से मना कर देती है, या क्रेडिट कार्ड देने से मना कर देती है, या अगर आपको लोन दिया भी कंपनी, तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे देती है। तो इस तरह के जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, मैंने आपको 2 केस बताया कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में यहाँ जो है लिख दूंगा, अभी चैट में लिख दूंगा, इनको आप थोड़ा गूगल में सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डाटा मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरह से लगाए जाते हैं। और अगर आप हमारी AI क्लब की क्लासेस में अगर आप अटेंड करना शुरू करें, तो हम लोग अभी मशीन लर्निंग और ये डाटा साइंस चालू करने वाले हैं, आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिए, मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनके बारे में आप जो है थोड़ा सर्च कीजिए, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, डाटा मॉडल्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गूगल सर्च करिए, आपको और थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना।
तो और किसी को कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से अपन लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे और फिर बंद करेंगे, अभी काफी टाइम हो चुका है ना सर। तो लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ जागृति बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अपन इंटरव्यू में बैठते हैं तब वो सामने से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे अपन हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझा देते हैं, तो उस पर कुछ इफेक्ट होता है क्या? इंग्लिश नहीं आती है? क्या होता है इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि हिंदी में आप समझा पाओगे, आपके पास नॉलेज है, बट यही है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अपन है, मैं खुद मानता हूँ कि यार ये चीज इतनी सही नहीं है, क्योंकि अपन हिंदी को यूं भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते, और नॉलेज को यार लैंग्वेज से होना नहीं चाहिए। बट क्या होता है, कंपनी के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है ना यूएस में रहते, ठीक है, आप सर्विस बेस्ड में जाओगे तो यूएस क्लाइंट रहेंगे, मेरी कंपनी तो यूएस बेस्ड ही है, तो वो तो, और क्या होता है साउथ इंडियन लोग है ना ज्यादा रहते हैं कंपनी में, उनको हिंदी आती नहीं, उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। अब बहुत कम लोग हैं साउथ इंडियन जिनको हिंदी आती है, और कुछ लोग यूएस के रहते, कुछ लोग यूके के रहते, मतलब अब्रॉड के ही ज्यादा रहते। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो आपको लेंगे ही नहीं। हाँ तो मैंने ये पहले बेटर सजेशन सोचो। भी दिया है, जैसे मैंने नीमा को बोला है, जागृति आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग स्पेशली थोड़ा एफर्ट लगाइए और इंग्लिश की जो कोचिंग क्लासेस है, जो स्पीकिंग क्लासेस, स्पेशली स्पीकिंग क्लासेस, बोलने की जो इंग्लिश बोलने की जो क्लासेस होती है, आपको उज्जैन इंदौर का जहां भी आप रहते हैं वो आपको मिल जाएगी। ये सब क्लासेस हर मोहल्ले में गली गली में होती है, तो जिसका अच्छा रेपुटेशन है थोड़ा देख के बात करके, थोड़ा नेट पे सर्च करके उसका रेपुटेशन रिव्यू देख के आप ज्वाइन करिए, और 6 महीने 1 साल तक आप करिए उसको, तो आपको इंग्लिश का कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इंडिया में जितना भी बिजनेस होता है या अब्रॉड में जितना भी बिजनेस होता है वो पूरा इंग्लिश में ही होता है। ऐसी एक भी कंपनी मैंने मेरे 30 साल के करियर में अभी नहीं देखी जो हिंदी में अपना बिजनेस करती है। सब बिजनेस इंग्लिश में ही होता है, बोला भी इंग्लिश में जाता है, लिखा भी इंग्लिश में जाता है, ईमेल भी इंग्लिश में लिखी जाती है। तो इंग्लिश बोलने का और लिखने का इंपॉर्टेंस है, इसलिए अगर आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे आपको इंग्लिश बोलना अच्छा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपके इंटरव्यू में जो आपकी सैलरी कमांड करने की जो या सैलरी निगोशिएट करने की जो ताकत है, सैलरी निगोशिएट करने, सैलरी बार्गेन करने की, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको सैलरी ऑटोमेटिक ज्यादा मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यस सर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने 45 साल की उम्र में इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की 6 महीने की। एक बंगाली लेडी सिखाती थी हमारे कॉलोनी में, मैं उसके पास जाके मतलब 6 महीने तक लगातार मैंने उसकी क्लासेस ज्वाइन की है, तो उससे मेरा रिटन इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ और स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ है। तो अभी आप लोग तो बहुत यंग है, तो आप लोगों को तो कोई शर्म आनी ही नहीं चाहिए ज्वाइन करने के लिए। जरूरी है जागृति, इंग्लिश जरूरी है। हाँ इंग्लिश बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है, तो इंटरव्यू 100% केसेस में इंग्लिश में ही होता है, कोई भी इंटरव्यू हिंदी में नहीं होता है। यस। आपको अगर इंक्रीमेंट मिलता है कोई अच्छे जॉब, मतलब मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आपका कस्टमर से इंटरेक्शन उनको लगता है अगर आप कर पाओ, तो वो आपको कस्टमर के उसमें भी डाल लेते, और उससे फिर मतलब बहुत अच्छा वो इंक्रीमेंट देते हैं आपको। अगर उनको लगता है कि आप कस्टमर की ट्रबल शूट हैंडल कर पाओगे, या प्रॉब्लम हैंडल कर पाओगे, या कुछ वो बोलते हैं वो डिमांड उनकी कंप्लीट कर पाओगे, तो वो आपको अच्छा इंक्रीमेंट देते हैं, और उसके लिए आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना चाहिए। नहीं, आप लोगों के सबके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग जो हिंदी है छोटे गांव से या छोटे सिटीज से आ रहे हैं वो बोलते अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आउटवर्ड लोग हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, पर वो सब जो है कम्युनिकेशन हिंदी में आप लोग ज्यादा अच्छा करते हैं। मे भी ऐसा ही था। तो आप थोड़ा इंग्लिश क्लासेस वगैरह थोड़ा एफर्ट लेंगे अपने इंग्लिश सुधारने के, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। यस सर, थैंक यू। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम लोगों में से जब कॉलेज जाते थे तो रेगुलर कौन रहता था, मतलब बैंकर अटेंडेंस? लेडीज की ज्यादा रहती होगी। सर मैं हूँ 100% अटेंडेंस वाली। कौन है भैया? स्मृति वर्मा, सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई कारण? नहीं सर, ऐसे स्पेसिफिकली कोई कारण नहीं होता, तो जनरली सेशनल में नंबर अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए यही प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा था कि सर अपने कॉलेज में पता है क्या हो गया है, ये लोग देखो, मेरा ये मानना है सर पर्सनली कि मतलब ठीक है आप अपने इस मामले में ओपिनियंस डिफर करती होगी, बट सर कि अगर कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दे रहा है अच्छे, कॉलेज आपको
अगर वो एजुकेशन नहीं दे रहा है जो आज आप कंपनी की नीड है, तो सर अटेंडेंस का भी ये जो क्राइटेरिया ये हटा देना चाहिए। हाँ इससे सर, बात दैट्स गलत वेरी नहीं है ट्रू, वेरी आपकी, ट्रू। हाँ, बात गलत नहीं है, पर मैं आपको बोलूंगा कि मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में हैं तो थोड़ा मतलब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं इस पे जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट या है उस पे छोड़ना चाहूंगा। मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन या सलाह कोई मैं देना नहीं चाहूंगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और ऑन कैमरा पे बोलने के लिए तो और भी कंट्रोवर्शियल है, रिकॉर्डिंग में इवन रिकॉर्डिंग में और कंट्रोवर्शियल है। तो मैं इंडिविजुअल पे डिसीजन छोड़ना चाहूंगा कि वो कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि सभी यहाँ लोग मैच्योर्ड हैं, सभी जो हैं तो बालिग बच्चे भी लोग हैं, मजबूर हो मतलब जाते हैं ना सर। मतलब हाँ। बोला जाता है कि सेशन मेरे पॉइंटर कम थे सर उसमें। मेरे भी कोई ज्यादा परसेंट नहीं था, मैं भी 71% बना के निकला हूँ, आपके तो 77 या 78 थे, मेरा तो 71 ही था। पॉइंटर तो सर कम थे मेरे और। हाँ, पर सर आपने एक गेसू में एक अच्छी बात है कि डिग्री परसेंटेज जो है वो सिर्फ फाइनल ईयर परसेंटेज पे दे देते हैं। अभी तो सर देखते हैं ना पूरा सीजीपीए। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सीजीपीए तो अच्छा, पूरा मेरे को एक बात बताइए कि जो अपना एडमिशन है गेसू में, क्या जेई पे होता है क्या? जेई पे होता है सर। तो क्लियर करना जरूरी है जेई? ब्रांच पे डिपेंड करता है सर। केमिकल वाले मेरे ख्याल से जो केमिकल और ईसी है उसमें कुछ बंदे बिना क्लियर किए भी थे मेरे साथ वाले। बट क्या होता था मेरे टाइम पे 60% जेडब्ल्यू का था, 40% बोर्ड्स का था। अच्छा अच्छा और अब शायद मेरे जूनियर के टाइम पे ऐसा हो गया कि सिर्फ वो जेडब्ल्यू देखते। अच्छा अच्छा श्योर नहीं हूँ मैं, बता पाएंगे जूनियर्स। तो अच्छा वही है कि जेडब्ल्यू अगर क्लियर करी होती है तो सर ये वो आपको पूरा 60। जेडब्ल्यू के देखते हैं, हाँ फिर जो कॉलेज लेवल राउंड होता है उसके अंदर 12 बेसिस पे होता है। हाँ अच्छा, मतलब उसमें दोनों देखा जाता है, 12 बेसिस भी देखा जाता है और मेंस भी देखा जाता ठीक है। है ठीक है। तो चलिए अगर अब अपन लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर एंड करते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन है तो अपन मनप्रीत सिंह जी को एक बार और बुलाएंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे। आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, तो लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो एक क्वेश्चन और पूछ तो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर मैं पुट अप करना चाहूंगा। हम्म, लास्ट क्वेश्चन में पुट अप करना चाहूंगा हाँ पूछो। कि पॉइंटर मायने रखता है जॉब के लिए। एक है ना, स्टैंडर्ड से ऊपर होना जरूरी होता है क्योंकि कुछ कंपनीज लेती नहीं अगर आपके पॉइंटर कम होना। अभी भी है कुछ कंपनीज, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपकी डिग्री भी मैटर नहीं करने वाली है। देखो ये सामने जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ मैं कि टेस्ला, एप्पल, ये लोगों ने डिग्री देखना छोड़ दिया है कि अगर आपके पास डिग्री है नहीं है उनको मैटर नहीं करता है। पॉइंटर अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ओ सॉरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए और एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बट कुछ कंपनीज है जो जो ड्राइव करती है ना कंपनी। क्या होता है कॉलेज में कुछ कंपनी रहती है जो मतलब कॉलेज प्लेसमेंट में आती है, तो इतने बच्चे हैं उनको फिल्टर के लिए कुछ लगाना पड़ता है। तो वो क्या लगा देते हैं यस यार, सर। 7 से ऊपर होंगे तो ले लेंगे। और मेरे हिसाब से कॉलेज में जो कंपनी आती है वो सर्विस बेस्ड है ज्यादातर। तो उसका आप यूं भी उसका इतना लोड लो भी मत, बाहर से ही अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। प्लेसमेंट है नहीं अपने कॉलेज में अच्छे बाहर अच्छा, से। मैं इसमें सिर्फ दो लाइनें जोड़ना चाहूंगा कि मतलब अ, आप एक बात ध्यान रखिए कि एकेडम इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिग्रीज, और जैसे मनप्रीत सिंह जी बता रहे हैं कि एप्पल और टेस्ला में डिग्री नहीं देखते हैं, पर ये वो बहुत एडवांस कंपनी और यूएस का कल्चर है। इस तरह का कल्चर इंडिया में आने में अभी 10-15 साल तो लग बहुत बहुत सकता है। साल है, अभी बहुत टाइम। हाँ, अभी बहुत साल है, तो अभी आप समझ के चलिए कि जब आप पास हो गए, पास करेंगे, तो आपका परसेंटेज जो है इनिशियल स्क्रीनिंग में जो है शुरू के 1 आध साल जब आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा मैटर करेगा। मैटर तो करेगा, मैं एक बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड के ऊपर मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम अच्छा 70 के ऊपर बना के रखो। मिनिमम 70 के ऊपर तो बनाओ ही होना चाहिए। बनाओ। और अगर डिग्री परसेंटेज 75 के ऊपर बना के रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम 70 के ऊपर तो बना के रखो, क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिग्री है, थोड़ा ध्यान ओके सर। रखिएगा आप लोग। भाई स्टैंडर्ड के ऊपर रहेगा ना तो सही रहेगा। नहीं तो हाँ, कंपनी देख के रेज्यूमे हटा देती है कि यार ये तो मतलब बहुत ही डले। हाँ माना आपने, गेसू में कठिन है पॉइंटर बनाना, कठिन है, वाकई कठिन है। कठिन है। तो बट हम्म, फिर भी यस ये सर। है कि मैंने यस बोला सर। अडाप्ट करना सीखना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से, है ना, भले से ही ठीक है इंटरेस्ट ना। हो या नहीं हो। अच्छा, तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन स्पेशल लेते हैं लेडीज की तरफ से। अगर लेडीज की तरफ से किसी और कोई क्वेश्चन है तो लेडीज की तरफ से, आजकल तो लेडीज का कोटा भी हो गया है इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, तो लेडीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना वैसे भी जरूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन किसी लेडी की तरफ से आना चाहिए। 17-16 एनीबॉडी? लोग हैं अभी, 3 लोग हैं 4 लोग हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
एनीवन फ्रॉम लेडीज? सर मतलब मिनिमम कितनी लैंग्वेजेस आनी चाहिए इंटरव्यू? एक आएगी तो भी जॉब मिल जाएगी, बट 2 तो आनी चाहिए। एक जैसे वाले मनप्रीत सिंह जी बता रहे हैं, आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए। HTML तो सिंपल होती है, वो लैंग्वेज में नहीं गिनी जाएगी, लैंग्वेज में, पर HTML, जावास्क्रिप्ट और पाइथन ये समझ लीजिए कि आपको सीखना पड़ेगा। 2 लैंग्वेज हो तो बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी प्रेफर करती है। हाँ, जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ती है। मेरा 12 साल का लड़के को HTML और जावास्क्रिप्ट आती है मैडम, तो सोचिए कि कितना सिंपल होगा ये। कुछ भी नहीं है। यस सर, जावास्क्रिप्ट और HTML तो सिंपल ही है। हाँ सिंपल है, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो सीख जाओगे। जावास्क्रिप्ट अच्छा है, बड़ा है, उसको डीप में पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। CSS HTML सिंपल है। यस पाइथन लेकिन एक लैंग्वेज आती है ना, तो दूसरी सीखना बड़ी बात नहीं है। यस पीछे का वही होता है, बस सिंटेक्स बदल जाते हैं। यस सर, डिप्लोमा में सीखा हुआ है सर, इसलिए पूछ। अच्छा। हाँ, तो बस वही है कि जावास्क्रिप्ट भी सीख लो तो बहुत अच्छी बात है। अब वो मैंने जो बताया, मेरा फ्रेंड है जो अभी वही है जो ग्रो में है, उसको 7 लैंग्वेज आती है, बट इतना यूज नहीं है। ठीक है, मतलब उसने तो चलो सीख ली, बट 2 लैंग्वेज आती हो तो सफिशिएंट है। बस सर डेटाबेस जैसे SQL आता हो तो उसके अलावा जैसे ओरेकल या कुछ? एक हो काफी, एक जैसी रहते हैं, एक हो जाए तो काफी। फ्रेमवर्क भी Yes, एक या 2, ठीक है, फ्रेमवर्क भी एक या 2, एक भी हो तो काफी। मिनिमम आपको एक सीखना है, उसके बाद अगर और सीख लो तो बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से सर डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ टाइम और मिल गया, कोई क्वेश्चन पूछना है? थैंक और यू कोई? सर। हाँ, जावास्क्रिप्ट डीप में पढ़ने के कोई प्लेटफॉर्म वगैरह? यूडेमी से पढ़ लेना, एक कोर्स है वेब डेवलपर बूट कैंप तो वो ले सकते हो। टॉरेंट पे मिले तो डाउनलोड कर लो, नहीं तो खरीद लो, सर्टिफिकेट है, सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। और पाइथन के लिए क्या प्रेफर करना चाहिए सर? पाइथन के लिए जो सर पढ़ा रहे वो भी अच्छा है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो पूरा देखो। और अगर और भी कुछ अगर तुमको है कि देखना है तो टेल्यूस्को चैनल है यूट्यूब पर, मैं नाम दे देता हूँ, बहुत अच्छा पाइथन सिखाया हुआ है, बहुत अच्छा, मैंने उससे सीखा है। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये रेफर कर सकते हो। और कोई? ओके, थैंक यू मनप्रीत जी। थैंक यू सर। और कोई है क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, फिर सर आ जाए, फिर अपन फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से पावर डिस्कनेक्ट हो गया सबका। अच्छा, एक और बात बोलना चाहूंगा कि यार देखो, कॉलेज से परेशान हम भी थे, मुझे लगता है तुम लोग भी होंगे, हो या नहीं? बहुत ज्यादा। सर हमको तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है लॉकडाउन की वजह से, कॉलेज वही थोड़ा बहुत प्रेशर अच्छी। कम हो चुका है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ज्यादा टाइम मिल रहा है हमको। मिहिर हो गया, वैसे सेशन हो गया, रिकॉर्ड करना बंद कर सकते हैं आप। मिहिर होस्ट है अभी। मिहिर सर ने स्टार्टिंग करी थी शायद रिकॉर्डिंग। नहीं, ये अभी सर ने लेफ्ट कर दी तो मिहिर होस्ट है। मिहिर रिकॉर्ड करना बंद कर सकता है, बट वो मिहिर के पास में आएगी रिकॉर्डिंग। देखो ये